सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। हमने सोचा था कुछ हम नई चीज़ लेके आए हैं पाकिस्तान के लिए। हम ऑब्वियसली फ्रॉम यूके हैं, तो हमने सोचा कुछ हम यहाँ पे मुतारिफ़ करें। और ये हमने कोई स्पेशलिटी आप मेरे को बोलो, मैं सब कुछ स्पेशलिटी है। हमारा पिज़्ज़ा में एक दम है, हमारे स्टेक्स में भी दम है, और हमारा स्पेशलिटी है बर्गर्स हैं हमारे, और डिफरेंट किस्म के बर्गर है। आप इधर आएँ, ट्राई करें। एक ब्लैक बर्गर भी है, एक रेड बर्गर भी है, और वी गॉट पेरी पेरी। और पेरी पेरी में वो है that we've got the hottest chili in the world, हमने import किया है, and एक challenge करने जा रहे हैं। So you come in, have 5 wings in 5 minutes with no water. I would like to hold the challenge out to everybody. Up आएँ, come and take the challenge and see how hot it is. It's extremely hot. It's the hottest chili in the world. So इधर आएँ आप and experience the flame. फर्स्ट टाइम आज हमने यहाँ विज़िट किया है और हमें बहुत पसंद आया खाना। बिल्कुल नए टेस्ट हमने आज यहाँ पे ट्राई किए हैं। हम लंदन से आए, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमने ये रेस्टोरेंट ओपन किया है द फ्लेम के नाम से। But this is The Flame. It's a London-based restaurant. तो पहले दफ़ा पाकिस्तान आया तो my friend Said invited me. तो बहुत सारा nice ambience और बहुत सारे varieties of peri peris and steaks and burgers and different types of chicken wings with different flavors. So I think nice family atmosphere. बहुत मज़े के खाना, and so I encourage everyone to come. फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है, और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट, मैंने जैसे चीज़ें जब मैंने खाने लगी तो हर तरह का फ्लेवर आया, जैसे देसी टच भी है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का जो मिलाप है ना, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। ये वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, जो यहाँ पे हम उसके लिए भी स्पेशली अभी हम टेस्ट करेंगे, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया और मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ। जी, लंदन से ये फ्रेंचाइज आई है यहाँ पर, और हमने यहाँ का पेरी पेरी ट्राई किया। बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है, और सब लोगों से गुजारिश है कि आइए और यहाँ पे ट्राई कीजिए। आरिफ भाई हमारे, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा, और ब्रिलियंट इनका टेस्ट है यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट इज़ सो गुड, सो वंडरफुल। और इधर एक हमने अभी बर्थडे सेलिब्रेट की है, माशाल्लाह से यहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाए, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आरिफ भाई इज़ अ नाइस गाय, और बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह आपको और आरिफ भाई जो है वो तरक्की दे। डायग्नोस्टिक सेंटर, पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी।
ISO 9001-2008 सर्टिफाइड डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। हमारा नज़्बुलैन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ। सभी कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मेरा मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ और हमेशा एक नई चीज़ लेकर आती हूँ, नया टॉपिक लेकर आती हूँ। लेकिन अभी जो है वो सबसे पहले मैं आपको एज़ यूजुअल जब तक जो ये एग्जीबिशन जो है वो एंड नहीं हो जाती, जब तक मैं अनाउंस करती रहूँगी, आपको नोट डाउन करती रहूँगी क्योंकि बिगेस्ट एग्जीबिशन हो रही है ऑसिस इवेंट की जानिब से 7, 8, 9 फेब को। और ये एग्जीबिशन में आप जो है फैमिली फेस्टिवल है और एक बेहतरीन जो है एग्जीबिशन है, हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है ऑसिस इवेंट की जानिब से। इसमें बेहतरीन प्रोडक्ट हैं और एक यहाँ पर हेल्थ सेमिनार, ब्यूटी सेमिनार और बहुत कुछ जो है देखने और सीखने को मौका मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो यहाँ पर आके अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट कर सकती हैं। जो होममेड चीज़ें बनाती हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनको रिजनेबल चार्जेस में स्टॉल दिए जा रहे हैं। तो स्क्रीन पर ऑलमोस्ट जो है नंबर चल रहा है। तो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रही है ऑसिस इवेंट की जानिब से और ये है 7, 8, 9 फेब को। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इसमें विज़िट करने आए। एग्जीबिशन के कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, आई थिंक सो जो है वो जिस तरह डिफरेंट जो हेल्थ एंड या ब्यूटी सेमिनार हो उसमें जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट जो है एक अपने सिनेरियो में एक स्पेस ली गई है, उसमें प्रेजेंटेशन है तो उसके एक ऑफ कोर्स ब्यूटी वर्कशॉप के तो चार्जेस हैं। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो के बाद तो उसमें एक स्पेशली एक अनाउंसमेंट है ब्यूटिशियन के लिए क्योंकि इसमें PBI एंड आर्ट्स मीडिया कोलैबोरेट कर रहा है, कोलैबोरेशन है। तो इसमें जो है अगर आप ब्यूटिशियन जो पार्टिसिपेट करना चाहें तो इसमें बिगेस्ट ब्यूटिशियन, ब्यूटी एक्सपर्ट आपको सिखाने आ रहे हैं जिसमें रिजवाना खान, जी हाँ बड़ा नाम, हुमा ताहिर और इसके अलावा इसमें सर अयूब और इसमें शाइस्ता मरगूब और तलत शान और बहुत सारे नाम, इसमें शाहनूर और कुछ नाम अगर मैं भूल ना जाऊं तो बहुत सारे लोग इसमें जो है आपको सिखाने आ रहे हैं। ब्यूटिशियंस के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत रीज़नेबल चार्जेस में। तो फ़ौरन आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना नंबर है जो है वो नोट डाउन करवाएं, 0344206990 पर रब्ता करें। तो ये ब्यूटिशियन के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और वर्कशॉप जो होगी 2 डेज़ वर्कशॉप जो होगी वो 8 और 9 को होगी। तो आप फ़ौरन PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री इसका एब्रीवेशन का मीनिंग हम करते हैं। तो PBI के फ़ौरन आप रब्ता करें, आर्ट्स मीडिया से रब्ता करें और फ़ौरन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये हो गई आपके लिए हैप्पीनेस न्यूज़। यू नो अबाउट कि मुस्कुराती सुबह विद सभी में एवरी ट्यूसडे जो है हम लोग डिफरेंट आपको ईसा लेबॉर्ट्री से रेलेवेंट बहुत सारी अवेयरनेस देते हैं और यह हमारा हेल्थ सेगमेंट है। और इसमें कोशिश ये होती है आपको वो बातें शायद ना इर्द गिर्द हों लेकिन आपको पता नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं अपने इस मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी के थ्रू एवरी ट्यूसडे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सके। और आप किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में हो, कोई आपका कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि वो बंदे जहाँ जो वहाँ पर मेन पर्सन है जो लुक आफ्टर करें वो आपके सामने आ जाए, समटाइम आपसे
मुलाकात नहीं होती कि नीचे के जो शायद लोग होते हैं वो आपको सही तरह शायद गाइड नहीं कर पाए या आप उनको सही नहीं समझ पा रहे। तो हमने कहा कि कुछ लोगों को जो एडमिन या एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो उनको बुलवा लिया जाए, आप उनसे भी कुछ बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज जो स्पेशली टॉपिक है वो आपके छोटे छोटे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं मालूम, हम उनको करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है ईसा लेबॉर्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव अनवर शेख। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए। अच्छा जी, हमारे एक और प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं और डॉक्टर हैं, और डॉक्टर साहबा को मैं अभी बुलवाती हूँ क्योंकि वो ईसा लेबॉर्ट्री में एक ज़बरदस्त काम करती हैं। जब वो आएंगी तो फिर हम उनसे भी आपसे डिस्कस करवाएंगे। डॉक्टर फ़रा अमीन, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, कैसे हो फ़रा, हाउ आर यू? गुड। आज ब्लैक ब्लैक होगी ना दोनों बहनें? हाँ, बेटर प्लीज़ हैव अ सीट। अच्छा जी नाज़रीन, हम जब बात करते हैं आपकी हेल्थ की और हमारी पूरी कोशिश होती है हम अपने हेल्थ सेगमेंट में आपको बेहतरीन अवेयरनेस दें। और आज माशाल्लाह मैं ईसा लेबॉर्ट्री का बहुत शुक्रिया करती हूँ, फरहान ईसा साहब का बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मॉर्निंग शो में अपने इस सेगमेंट के थ्रू बहुत सारे लोगों को जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बीमारियों का शिकार हैं और जिनको नहीं मालूम ईसा लैब के बारे में तो उनको अवेयरनेस दी जाए। तो थैंक्स, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। तो अब हम जो सेगमेंट जो है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अनवर शेख साहब से एक क्वेश्चन करूँगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर शन को वगैरह को देखते हैं और पूरा एडमिन डिपार्टमेंट इनका थ्रू होता है। तो बात ये करूँगी कि सर डिफरेंट लोग अपनी जो है ईसा लैब में आते हैं, तो आज मैं चाहती हूँ पूरी ब्रीफिंग हो कि किस तरीके से आप इस पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं। देखिए जी, ईसा लैब जो है वो सिर्फ देखिए लैब की जब बात होती है तो लोगों के जहन में आता है कि शायद लैब यहाँ पे सिर्फ लैब टेस्ट होंगे या एक्सरे अल्ट्रासाउंड, लेकिन ईसा लेबॉर्ट्री जो है आपको कंप्लीट जो है वो फ्राहम कर रही है सर्विसेज, जिसमें हमारे पास एलाइट सर्विसेज भी है, इसमें हमारे पास फिजियोथेरेपी है, डेंटल क्लिनिक्स हम लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, और लैब में जितने भी टेस्ट आते हैं, ब्लड के जितने टेस्ट अवेलेबल हैं वो हम सारे जो है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट है, अल्ट्रासाउंड में हमारे जो है वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के साथ साथ कलर डॉपलर और स्पेशल अल्ट्रासाउंड जो MSK कहलाते हैं वो तमाम हमारे सेंटर्स पे जो अवेलेबल है। इसके अलावा एक्सरे में जो है एक्सरे हमारे पास डिजिटल एक्सरे तमाम सेंटर्स पे हमारे अवेलेबल हैं। तो और उसके साथ साथ MRI, CT स्कैन, डेक्सा स्कैन, और लैब में भी जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी है। तो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में जो PCRs हैं वो तमाम टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे किसी भी सेंटर पे जाके जो है वो लोग इन सर्विसेज से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर फ़रा, आप भी माशाल्लाह ईसा लेबॉर्ट्री से जो है एक मुंसलिक हैं, और आप मुझे बताएं आपके पास जाहिर सी बात है पेशेंट आते हैं, किस तरह आपसे उनसे डील करते हैं या क्या प्रॉब्लम्स इनको क्वेश्चन मार्क में आती है? हमारे पास मोस्टली पेशेंट्स इंटरेक्शन बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है, हमारे पास उनके सैंपल्स होते हैं। उसके अलावा कंसल्टेशन के लिए वो लोग आ जाते हैं। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी लैब है हमारी, उसमें हम वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी करते हैं, मतलब वायरस से रिलेटेड सारी डायग्नोसिस होती हैं और बैक्टीरिया से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, PCR का मैं बता दूं कि PCR जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कहा जाता है। इसमें ये होता है कि हम मैं जेनेटिक्स की तरफ जाऊंगी कि एक सीक्वेंस है। अब जैसे कि हम मेन फोकस करते हैं हेपेटाइटिस को, तो उसमें हम सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, मतलब उसकी फर्दर कॉपीज बनने लगती हैं। तो हमें एक पेशेंट में एग्जैक्ट कितना वायरस है हेपेटाइटिस का, तो वो हम जान सकते हैं। ठीक। अब हमारे पास हेपेटाइटिस, जैसे कि हमारे पास हेपेटाइटिस A, B, C, D, E ये टाइप्स हैं। हम जो डायग्नोसिस फोकस कर रहे हैं वो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D को कर रहे हैं। तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट में हर चीज़ PCR हो रही है, तो हम जेनेटिक लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हम DNA और RNA लेवल पे काम कर रहे हैं। DNA और RNA जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हर ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं, उसके फर्दर अंदर आपका DNA और RNA मौजूद होता है। अब हेपेटाइटिस C में भी, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हेपेटाइटिस C में RNA प्रेजेंट होता है, हेपेटाइटिस D में
बी में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो हम उसकी कॉपीज पीसीआर में करके मतलब एम्पलीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स हैं जो कि फॉरेन कंपनी बेस्ड है हमारे पास सारे टेक्निक्स। अच्छा, मैं कहूँगी हाउ कैन कंपेयर के वो लेबॉर्ट्री बेस्ट है। बहुत सारे माशाल्लाह लैब बन गए, अब तो छोटी छोटी जगहों पे बन गए। ब्रांड तो ब्रांड ही होता है, ऑफ कोर्स उसको अपने उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने अच्छे काम से। कहते हैं ना क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुझे ये बताएं हम कैसे डिफरेंस करते हैं कि दे आर बेस्ट, अब आपकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स मैं एक नाज़रीन का क्वेश्चन कर रही हूँ। जी एक्चुअली हम किसी और इदारे को तो नहीं कहेंगे कि वो बुरा काम कर रहे हैं, हम अपने इदारे का कहेंगे कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक कि हमारे सैंपल्स लेने से आखिरी रिपोर्ट आउट करने तक एक एक चीज़ हर तरह से क्वालिटी कंट्रोल में आती है। लाइक हम जो है कंटेमिनेशन का बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे कि और जगहों पे मैनुअली काम किया जाता है, मशीन से नहीं हो रहा है, वो हाथ से ही एक एक पेशेंट को लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक, तो उस मशीन में हम 48 पेशेंट्स को एट अ टाइम हम उनके सैंपल्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो कंटेमिनेशन से पाक है, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वो जर्म्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, कि ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है दूसरा नेगेटिव है तो उसके थोड़े से पार्टिकल्स उसमें ना चले जाएं। तो ऐसा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो टेक्निक्स हैं वो इतनी एडवांस हैं। उसके अलावा हम जो है अपने बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो फॉरेनर कंपनीज के जो हमारी मशीन्स हैं वो आके उसको चेक कर रहे होते हैं, और हमारे हेड वो भी सारी क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, आपके साथ बात जारी है कि आपके लिए कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साबिया? मैं ठीक हूँ जी। कौन है हमारे साथ? खुर्रम बात कर रहा हूँ जी। खुर्रम साहब, क्या पूछना है आपने? मैंने जो है ईसा लेबोरेटरी मतलब इसके हवाले से मालूम करना है कि मतलब टेस्ट वगैरह के हवाले से बता सकता हूँ कि जिगर के लिए क्या टेस्ट होते हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरे अभी कजन को जिगर का बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके हवाले से मुझे मालूम करना है टेस्ट वगैरह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। बिल्कुल इस सवाल का जवाब हम देंगे और फरा से ही पूछेंगे कि जिगर के टेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर है। यहाँ हम लोग छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, अनवर साहब के साथ और फरा के साथ। मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और हम आज जो है आज क्योंकि आज ट्यूसडे है और एवरी ट्यूसडे हम ईसा लैब की जानिब से बहुत सारी अवेयरनेस आपसे शेयर करते हैं। हमारे दरमियान ब्रेक से पहले कॉलर थे और उन्होंने क्वेश्चन किया था हेपेटाइटिस जो है चेक करते हैं तो किस तरीके से उसका क्या प्रोसीजर, आई थिंक सो। तो डॉक्टर फरा के पास जाते हैं। अगेन मैं डॉक्टर फरा को वार्म वेलकम करती हूँ और हमारे दरमियान उनके एक और रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, अनवर शेख साहब, वार्म वेलकम। सर, हम क्वेश्चन करेंगे, मैं करूँगी मैम आपसे कि अभी लाइव कॉलर ने क्वेश्चन किया था तो उनके बारे में आप बताइए, हेपेटाइटिस के जिगर के टेस्ट के बारे में। जी, जिगर बेसिकली जो मेडिकल नेम है वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी है, जैसे कि जॉन्डिस की बिगड़ी हुई किस्म है, या तो इसमें हेपेटाइटिस का वायरस बॉडी में चला जाता है। अच्छा, अब जो है इसकी मेडिकेशन के लिए पहले ज़रूरी है कि डायग्नोस्टिक की तरफ आएँ। तो अब डायग्नोसिस से ये साबित होगा कि पेशेंट में वायरस की तशखीस हुई है कि नहीं। ओके। अच्छा, अब सबसे पहले ये रिकमेंडेशन होती है कि anti-HCV कराया जाए। उसमें ये देखा जाता है कि हेपेटाइटिस सी का एंटीबॉडी पेशेंट में प्रेजेंट है या नहीं। अल्लाह ने हमारे जिस्म में नेचुरली कुव्वत मुदाफ़ियत दी है, तो जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी एंटीबॉडीज जाग जाती हैं और उससे फाइट करके उसको निकालती हैं बॉडी से। तो एंटीबॉडी जब हेपेटाइटिस सी का RNA बॉडी में दाखिल होगा तो एंटीबॉडी उससे फाइट करने के लिए जाग जाएंगी। ये डायग्नोसिस anti-HCV करके देता है। उसमें अगर के पेशेंट पॉजिटिव है तो anti-HCV पॉजिटिव आ जाएगा।
अब फिर जो उनके जो स्पेशलिस्ट होंगे उनको ये चाहिए होगा कि अब वो फर्दर इसकी आगे इसको प्रोसेस करें, तो अब वो हमारे पास आएंगे पीसीआर के पास। तो पीसीआर में हेपेटाइटिस सी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, डी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हमारे पास किया जाता है। तो क्वालिटेटिव में हम ये बताते हैं कि पेशेंट के में वायरस की प्रेजेंस और एब्सेंस, क्या पेशेंट पॉजिटिव है या पेशेंट नेगेटिव है। अच्छा, अब उसके बाद उनको ये जानना है कि कितना पॉजिटिव है पेशेंट, तो फिर हम क्वांटिटेटिव की तरफ लेकर जाते हैं। अब हम करेंगे HCV क्वांटिटेटिव, उसमें वायरस की हम तादाद बताएंगे कि इस हिसाब से फिर उनकी जो पेशेंट है उनकी मेडिकेशन, उनके डोज सेलेक्ट किए जाएंगे कि कितनी क्वांटिटी है। अच्छा, उसके बाद फर्दर HCV की जीनोटाइपिंग में भी मतलब और इसको इलेबरेट किया गया है, तो HCV की जीनोटाइप्स की तरफ आ जाते हैं, मतलब उसकी फर्दर उसकी टाइप्स ब्रांचेस बना दी गई हैं। तो जीनोटाइप में भी A1, AB, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब जो हमारे पास जीनोटाइप भी पीसीआर पे किया जाता है, तो उससे फिर ये पता चलता है कि कौन सा टाइप है। अब मोस्टली पाकिस्तान में कॉमन टाइप 3 आता है, तो उसके हिसाब से फिर मेडिकेशन फर्दर और एडवांस हो गई है कि उसमें मेडिकेशन की जाए। और इसी तरह से हेपेटाइटिस बी का भी है और हेपेटाइटिस डी का भी है। इतनी डिटेल में फरहान, एक प्रोसीजर जो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, ये होता है क्लेरिफिकेशन, एक प्रॉपर तरीके से किसी बीमारी को डायग्नोस करना। ये नहीं कि चलता काम, चलें जी आए तुम्हारे इंजेक्शन लगाया लिया ब्लड, चलें जी आप, इस तरह नहीं, प्रॉपर तरीके से उसका, क्योंकि एक बंदे की ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि जिगर, आपको पता है जब जिसको जिगर ख़राब हो जाए, कहते हैं काला यरकान, में आम लैंग्वेज में बात करना चाहूँगी, हम लोग तो कहते हैं लास्ट स्टेज हेपेटाइटिस सी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम आम जबान में कहते हैं तो लोग कहते हैं भाई काला यरकान हो गया तो इसका मतलब है आप बस ख़त्म, और अक्सर ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है, मेरी आंखों के सामने हुआ भी है। तो उस स्टेज पर पहुंचने से पहले आप लोग फ़ौरन अपने जो है ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ये करवाएं। और लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर स्टरलाइज होता है, हर जो है वो क्या अताई होते हैं आई थिंक, जो छोटे छोटे जगहों पे बने होते हैं, ऐसी जगहों पर प्लीज़ कहीं पर भी ना जाएं। और अभी मैं इनसे भी बात करूँगी, ये भी मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे, प्लीज़ जब स्किन के ऊपर रेज़र लग रहा हो इसका ख्याल रखें, दांतों का टेस्ट करवाएं तब भी बहुत ख्याल रखें। टूल्स आपका कहीं खून कहीं किसी से लग गया तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए ये इक्विपमेंट्स है ना, अगर आपको बीमारी नहीं होगी ये इक्विपमेंट्स आपको बीमार कर सकेंगे। एक निडल, एक सुई जो हम जो पिंच करते हैं ना, किसी को ज़रा सा भी बीमार होते हैं हम लोग, बुखार में इंजेक्शन लग जाता है, आपकी इतनी सी कोताही, जो ये छोटे छोटे जो जगह जगह छोटे छोटे लैब बने ना, ज़रा सी 2 पैसे की बचत के चक्कर में आप लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। मैं सीरियसली बता रही हूँ। अब मैं पूछती हूँ अनवर साहब से। अनवर साहब ऑफ कोर्स माशाल्लाह बड़ा नाम ईसा लेबॉर्ट्री का, उसके बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मज़ीद ब्रीफ करें लोगों को। देखिए जिस तरह अभी आपने अवेयरनेस देने की कोशिश की ना लोगों को कि सिरिंज, एक निडल जो रीयूज़ हो रही होती है, वो अगर लग जाए तो उससे भी ये सारी चीज़ें जो है वो कॉज हो सकती है। अच्छा, मैं अपनी बात करूँगा, या जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे अब सिरिंजेस जो इस्तेमाल उनका ख़त्म हो गया है तकरीबन। वैक्यूड निडल अब आ गई हैं जो कि 1 टाइम यूज़ होती है, तो वो बिल्कुल एक सेफ़ प्रोसीजर है। मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल उसको आप लोग भी जो उसको उसी पे इसरार करें। अमूमन अभी भी लोग हैं कि जो सिरिंजेस पे इसरार कर रहे होते हैं। अब सिरिंजेस आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो रीयूज़ होकर आती है, लेकिन निडल जो है वो रीयूज़ नहीं होती। हम लोग जो निडल इस्तेमाल करते हैं 1 टाइम 1 पेशेंट पे उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसको निडल को हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। अच्छा, जो टूल्स के बारे में क्या कहेंगे? चलिए निडल ये तो हो गया, हमें समझ आ गया, हमारे सामने उसने ब्रेक कर दी। टूल्स का क्या करना चाहिए? टूल्स जैसे डेंटिस्ट्री की आपने बात की, डेंटिस्ट्री में हमारे तमाम डेंटल क्लिनिक्स पे जो वो ऑटोक्लेव सिस्टम लगा हुआ है। जितने भी टूल्स हैं वो ऑटोक्लेव होते हैं, उसके बाद वो यूज़ होते हैं। और जिस तरह अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस का मरीज़ हमारे पास आता है तो उस पर जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो फिर हम दोबारा यूज़ नहीं करते, उसको डिस्पोज ऑफ कर देते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने अताइयों की बात की, तो लाजमी बात है उनके पास
तो कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं, ना वो उसको स्टरलाइज कर रहे हैं। वो एक जो है एक पेशेंट के ऊपर जो चीज़ इस्तेमाल की वो रख दी, उसको जो है वो सिंपल पानी से धोया और उसके बाद इसको ड्राई कर लिया, दूसरा पेशेंट आ गया तो वही इस पे जो है वो, तो इस तरह से जो वो ट्रांसफ़र हो रही होती है बीमारी एक से दूसरे में। तो इन चीज़ों का जो है बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें। जिस तरह से अब हेपेटाइटिस की अगर बात चल रही है तो जो हम मर्द हजरात शेव बनवाते हैं नाई के पास, तो उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि भाई आप उसको कहें कि ब्लेड आपके सामने वो न्यू ब्लेड जो है यूज़ करें। अमूमन शेव में तो जो है वो न्यू यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब आप हेयर कटिंग करवाते हैं तो उसमें भी आपका जो अस्तर वो यूज़ करते हैं तो अमूमन यूज़ ब्लेड यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खुद ख्याल रखना है कि भाई आप अगर एक जगह जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो आप इसरार करें कि नहीं भाई मेरे सामने आप जो है वो न्यू ब्लेड निकालें और न्यू ब्लेड इसमें जो है वो लगाएं। बिल्कुल। तो ये चीज़ों का ख्याल जो है वो हमें खुद रखना पड़ेगा, तो हम अपने आप को जो अच्छा, क्योर हम कर जब सकते हम हैं। आप ईसा लैब में जाते हैं, ऑफ कोर्स कोई भी टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट इजी यानी कि अवेलेबल हैं आप लोगों की, ताकि मैं चाह रही हूँ हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं इस वक्त उनको मालूम होना चाहिए कि जब हम जाएंगे तो हमें एक होता ना कि यार पता नहीं इधर ये टेस्ट होगा, मुझे पता है, वैसे मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं जाहिर सी बात है मैं अनवर साहब से आप जो है कंफर्म आपसे बात करवा रही हूँ कि आप लोगों को मालूम हो जाए। तो सवाल ये है कि आया कि हम लोग जो है बात करते हैं आपके पास जाएंगे तो कौन कौन से टेस्ट आप लोग, ब्लड टेस्ट है और अल्ट्रासाउंड है, वो बताएं। ईसा लैब में जो है वो जितने भी ब्लड टेस्ट हैं वो तकरीबन तमाम अवेलेबल है। ठीक है। और अगर कोई टेस्ट जो क्वांटिटी कम है हम नहीं कर रहे तो हम अपने पेशेंट को फैसिलिटेट करते हैं, हम वो टेस्ट करवा के देते हैं। तो जो भी मरीज़ हमारे पास आएगा ईसा लैब में वो बिल्कुल कोई भी उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी टेस्ट होगा हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। अल्ट्रासाउंड में जिस तरह मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड में हमारे तमाम सेंटर्स के ऊपर जो है वो कलर डॉपलर मशीन्स लगी हुई हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं, और डॉक्टर फरा ईसा जो हमारी हेड है रेडियोलॉजी की वो खुद उसको जो है वो लीड कर रही हैं। और जहाँ भी कोई अगर बाद वक्त होता है कि किसी डॉक्टर को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही पेशेंट की ना, तो उसको फिर हम अपने सीनियर से जो कंसर्न करते हैं। तो हमारे पास ये फैसिलिटी है कि सीनियर्स मौजूद हैं, फिर उनकी जो हेड है डॉक्टर फरा मौजूद है, वो खुद जो है वो अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं। इसी तरह लैब में जो है वो हमारे जो CEO है डॉक्टर फरहान ईसा, वो खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं चीज़ों को, वो खुद जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल उनके साथ भी हम डिस्कस करते हैं। तो तमाम टेस्ट जो है वो हमारे एक प्रोसीजर से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोसीजर से गुजरने के बाद फिर उनकी रिपोर्ट आउट की जाती है और क्वालिटी कंट्रोल का जो ख्याल रखा जाता है। और कलेक्शन के हवाले से मैंने बता दिया कि हम लोग वैक्यूट नीडल यूज़ कर रहे हैं, हम सिरिंजेस नहीं इस्तेमाल करते। पेशेंट अगर कोई इसरार करता है तो फिर हम जो है वो कर लेते हैं। बेहतरीन डॉक्टर, जो मैं अभी बात करी थी डॉक्टर फरा से भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जाहिर सी बात है देखते हैं अनवर साहब सारा दिन इनका सारा वक्त गुजरता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी इनसे, जो मैंने जैसे क्वेश्चन किया था तो बहुत अच्छी बात की कि एक तो इन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि सब तरह के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये आप लोग देख रहे हैं ना, मैं इसीलिए ये सवाल किया था कि आप लोग ईजीएस्ट जो है हर तरह की बीमारी को जो है डायग्नोस करने के लिए, मालूम करने के लिए कि आपको अल्लाह न करे जैसे आपका कोई अंदर की कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि ये भी मैं पूछूंगी अभी कि ब्लड टेस्ट की बात हो गई, अल्ट्रासाउंड की बात हो गई, अगर आपके जॉइंट्स पेन भी है, आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका टेस्ट करवाने के लिए भी आप वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए ये भी हो गया, कितने सवाल जहन में रहे। अगर कहीं जख्म हो रहा है, शुगर पेशेंट है आप और बार बार वो आपका हीलिंग प्रॉब्लम कर रहा है और आपका जख्म जो है प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसका भी जाके टेस्ट करवाएं अपना, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर के पास तब भी जाए। देखिए कभी कभी पता क्या होता है नाज़रीन, आप लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। अच्छा थोड़े दिनों बाद फिर आपके पेट में दर्द होता है कि भाई यार मुझे यहाँ पेन हो रहा है, अब मालूम कुछ नहीं है। वो फिर आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो कहते चलो यार थोड़ा बहुत है तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको साइड पे पेन उठता है। ये गलत है। आपको चाहिए जब 3 बार ऐसा हो रहा है, 2 बार ऐसा हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि, और वो पेन ऐसा है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम जब हार्ट के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो इसका मतलब है कोई थोड़ा सा आपको सेंसेशन हो रही है, कोई सिग्नल दे रहा है कि हाँ यार कोई पेन है, तो उससे आप मज़ीद उसको बड़ा मत करें। फ़ौरन आप जाएं और टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट हो या कुछ भी हो, आप डॉक्टर से पूछें कि मुझे ये पेन मुस्तकिल हो रहा है, मैं ऑफिस में बैठता हूँ यहाँ, तो आप प्लीज़ लाइटली मत लें। क्योंकि ये सेंटर किस लिए खोलें, ये किसी वजह से खोलें नहीं कि आपके इंटरनल खुदा न खासा आपका दिल बड़ा हो रहा है, जिगर में प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका जो है ख़वातीन में इंटर प्रॉब्लम्स इतनी हो रही हैं, आपका जो है
सिस्ट की बीमारी हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, तो आप अंदर ही अंदर वो बीमारी पाल रहे हैं। क्यों? आपको पूरा एक सिस्टम है, प्रोसीजर है। आपका खून निकालने से आपके सारे वाइट एंड क्या है रेड सेल से ही पता चल जाता है। मेरे ख्याल में मेरी प्यारी बहन डॉक्टर बैठी है, मुझे इतना नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा देखें, इंसान की नो हाउ होनी चाहिए। नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है, अवेयरनेस होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहती हूँ हर माँ को, क्योंकि मैं अभी फादर की बात नहीं करूँगी, माँ की, क्योंकि वो पूरे घर को लेके चल रही होती है। हर माँ को पता होना चाहिए 6 साल के बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, न्यू बॉर्न बेबी को भी हो सकती है। तो कहीं पर भी जो है ना फजूल से टोटके एकदम नहीं, अगर आपको पता है ये नुकसान दे, थोड़ा सा सब्र करके, ये कोई ऐसा नहीं है, ज़िंदगी का मामला है, खूबसूरत लाइफ का मामला है, तो फ़ौरन जाएं। और माशाल्लाह मैं ये कहूँगी कि ईसा लैब अगर इतना ही सारी अवेयरनेस आपको दे रहे तो आप इसकी कोताहियाँ ना करें। और अक्सर लोग लापरवाहियाँ करते हैं और फिर बड़ी बीमारी का शिकार होते हैं। सही कह रही हूँ? लापरवाहियाँ करते हैं, मतलब अगर उनको आइडिया हो जाता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो टोटके करते हैं और वो फिर डिफरेंट हकीम वगैरह की हकीमी दवा, तो मैं उनको भी नहीं बुरा कहूँगी, लेकिन जो एक ऑथेंटिक मेडिकेशन है, ऑथेंटिक इस प्रोसेस को ठीक करने का, तो यही है कि आप मेडिकल की तरफ आएँ, आप डायग्नोस्टिक की तरफ आएँ, उसकी एक एग्जैक्ट जो है डायग्नोसिस करवाएं, उसके बाद फिर उसकी मेडिकेशन लें। अच्छा एक बताएं, MRI मैनेज, ये जो आप ओपन मैनेजमेंट, ये इसके बारे में भी, MRI के बारे में भी कुछ है कि लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर ये भी होता है, ये भी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है। MRI एक्चुअली मैं मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ये भी यहाँ होता है, यहाँ पर ये भी हमारे पास MRI होती है, तो उसमें जो है हार्ट के हवाले से जी मैं कहती हूँ आप ईसा लैब में जाएं, हर तरह की टॉप टू बॉटम। अगर आपने ऐसे ही, वैसे 6 मंथ, मैं तो कहती हूँ हर 3 महीने बाद, अब तो 6 महीने, क्योंकि अब लोग नेचुरल फूड ही नहीं खाते, तो हर 3 महीने बाद जाके अपना टेस्ट करवाएं, और हर मंथ में जाके करवा सकते हैं। तो टॉप टू बॉटम जो है वो टेस्ट करवाएं अपने बारे में, कि जाने कि आप लोग ओके हैं कि नहीं। जी हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे जान रही थी कि आप जो इशू ये जो लगा है बहुत अच्छा किया है, बच्चे के जो ऑटिज्म में इस्तेमाल करती हैं बिल्कुल गलत करती हैं। आप लोगों को बताएं कि ये गलत है जी। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं अटक कामला से मैं बात कर रही हूँ। कहाँ से बात करिए? अटक से। अच्छा अच्छा, सना नाम है इनका? सना, बहुत शुक्रिया। बस ये आप लोगों के लिए ही हम लोग चीज़ें लेकर आते हैं और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो। बहुत शुक्रिया सना, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, अनवर साहब के साथ एंड डॉक्टर फरा के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी, और ईसा लेबॉर्ट्री का एवरी ट्यूसडे एक हेल्थ सेगमेंट में हम उनको एज अ गेस्ट बुलवाते हैं और वो बहुत बेहतरीन अवेयरनेस जो है हम सब से शेयर करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई, अटक से सना ने कॉल की और उन्होंने अप्रिशिएट किया, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें कॉल की। और इन लोगों ने जो गुफ्तगू आपसे शेयर की वो ये कि अपने आप को जब हम लोग कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं उसकी क्वालिटी को बहुत बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरत है। आप लोग किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते। अच्छा, सवाल मैं ये करूंगी, मेरे जहन में चल रहा था कि जब हम लोग पेन होता रहता है, बात ये हो रही थी पेन होता रहता है, हम लोग बर्दाश्त करते रहते हैं। आपको पता है जब पेन ज़्यादा हो जाए या बीमारी को इग्नोर कर दें तो सर से पानी ऊपर चला जाता है। और मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर फरा से कि अगर फॉर एग्जांपल आप जब टेस्ट करते हैं उसका रिपोर्ट भी हमारे हाथ में आ जाता है और फिर उसके अंदर लिखा होता है जी आपकी जो शुगर है 600 हो गई है। अच्छा जी, नहीं आपका लिवर है, अब जो वो इस पॉइंट पर पहुंच गया, मुझे मेडिकल टर्म्स नहीं आती इस पॉइंट पे, तो वो उस वक्त उनकी क्या कंडीशन होती होगी? जी डॉक्टर पर। अच्छा, मोस्टली जब लोगों को लापरवाही की तरफ मैं अगर बताऊं तो लोगों को पेन हो रहा है, 1 से 2 दिन हो, तीसरा दिन हो, आप डॉक्टर के पास आए। अब वो ये करते हैं कि खुद से मेडिकेशन कर रहे होते हैं, पेन किलर्स ले रहे होते हैं। तो अगर ये हो कि कोई डेंजरस वायरस या बैक्टीरिया उसमें गया हो, पेशेंट उससे लाहक हो गया हो, तो फिर ये होता है कि आप जो खुद से मेडिकेशन करें तो वो
टाइम टू टाइम रेप्लिकेट हो रहा होता है, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब आप ये समझते हैं कि नहीं वो सेल्फ मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा, और मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो डायग्नोस्टिक की तरफ इसलिए आने से डरते हैं कि उनके पास जो रिपोर्ट आएगी और वो जो भी हो तो वो इसलिए भी भाग रहे होते हैं अच्छा कि पॉजिटिव आए, और कितना तो लोग जानना ही नहीं चाहते कि हमें कोई बीमारी। अच्छा 3 बार तो वो घर में ही टोटके करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब भी 3 बार तो कहते हैं कि पता नहीं इससे रिलीव हो जाए, वो भी अपनी सोच से हो रही होती है, एक बार में ही नहीं। वो कहते हैं जी मुझे पेन हो रहा है, अच्छा मुझे आप ये इस्तेमाल करें ठीक हो जाए। वो दोबारा जाते हैं तो कहते हैं अब उन्हें लगता है कि यार अब तो कोई टेस्ट की ज़रूरत है, तो यानी कि वो इतना अप हो जाता है। तो फर्स्ट या सेकेंड टाइम में ही फ़ौरन आप डॉक्टर से कहें, नहीं आप खुद कह दें, मेरे ख्याल में तो बेहतर है कि डॉक्टर साहब मुझे इतने टाइम से हो रहा है। जब तक आप अपनी बात खुद नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब आपको लाइटली ही लेगा। जब आप कहेंगे ना नहीं डॉक्टर साहब मुझे टेस्ट ही दे दे, मैं कंफर्मेशन कर लूं। अब जैसे कि अनवर साहब ने बताया कि रेजर्स वगैरह से, इवन के कोम से भी हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है। तो हेपेटाइटिस का वायरस 2 वीक और उससे आगे ये एक्टिव हो जाता है। तो अब जैसे हेपेटाइटिस का वायरस गया है और पेशेंट जो है सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है या वो किसी और छोटी लैब्स में जा रहा है, तो फर्दर उसको और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अगर टाइम पे ही वो अपने सही स्टेप ले ले तो उसकी जान बच सकती है। अच्छा मैं बहुत अच्छी बात, मैं ब्रेक में बात हो रही थी अनवर शेख साहब के साथ और हम बात कर रहे थे कि अक्सर जो है कि चेयर के ऊपर दरख्त के नीचे अक्सर जो बेचारे बैठे होते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, तो हमारी यहाँ पे पूछगछ तो होती ही नहीं, कोई पूछने वाला, तो वो रेज़र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है 15 रुपये में या 20 या 25 रुपये में अगर कोई कहता है मैं ईजीएस्ट शेप बना के चला जाऊँ, तो आपको नहीं पता वो रेज़र कितने लोगों के चेहरे पे लगा है, और आपको उससे भी आप अच्छे खासे हैं, चलें ज़िंदगी गुजारें, लेकिन आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। ये बेवकूफ़ी ना करें। इससे बेहतर है अगर आपको 15 रुपये या 20 रुपये या इतने पैसे अपने जो है नहीं लगाने मजीद, तो अपने घर में ही रख लें, कम से कम आपके चेहरे पे ही लगेगा, 10 चेहरों पे तो नहीं लगेगा ना जी। मेरी बात से आप कितने मुत्तफिक है ये बताइए। बिल्कुल देखिए जिस तरह से मैंने बताया ये चीज़ें, और जो हमारी डायग्नोसिस के हवाले से अभी हमारी बात चल रही है ना, हमारे यहाँ मसला ये कि हम लोग सेहत के हवाले से बहुत लापरवाह। बिल्कुल ठीक है ना। अब और जो सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से डॉक्टर साहब ने बात की, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये भी है कि भाई मुझे बुखार हुआ था, मैंने ये मेडिसिन ली थी तो मैं ठीक हो गई थी, तो अब अगर किसी और को भी बुखार हुआ घर में या आस पड़ोस में, तो वही मेडिसिन हम जो है ना वो एडवाइस कर देते। अब अगर सिंपल हम बुखार को ले लें, फीवर को, तो फीवर की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। वो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, आपका डेंगू फीवर हो सकता है, आपका मलेरिया हो सकता है। अब ये तमाम चीज़ें जो है अलग अलग हैं। डेंगू जो एक वायरल है, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल है, और मलेरिया आपका जो पैरासाइट से होता है। तो इसकी सबकी जो है वो मेडिसिन भी अलग है। तो जब तक हम डायग्नोस नहीं करेंगे, उसकी तशखीस नहीं होगी, तो उसकी फिर मेडिसिन भी हम नहीं ले सकते ना। इस तरह से पता चला आपको जो है वो मलेरियल पैरासाइट है और आपने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो तो और आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो हर चीज़ की तशखीस होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे यहाँ भी डायबिटिक इतनी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, टेस्ट नहीं करवाते। तो इसका अगर वक्त पर टेस्ट हो जाए तो कम से कम हम उस बीमारी को जो कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। अब बजाय इसके कि आप टेस्ट ही ना कराएं, लापरवाह रहें कि नहीं जी टेस्ट हो गया तो जी शुगर आ जाएगी, तो आ जाएगी तो अच्छी बात है ना कि आपको पता चल जाएगा, बजाय इसके कि उस वक्त जाके पता चले जब आपके कंट्रोल से बाहर चीज़ हो और उसकी वजह से जो है वो कितने नुकसानात आपको हो चुके हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि वक्त से पहले जो है वो चीज़ें, इलाज अगर डॉक्टर आपको कहता है टेस्ट कराने का तो बिल्कुल टेस्ट करवाइए ताकि हाँ। अच्छा ये जो डॉक्टर अनवर साहब कह रहे हैं, मुझे एक हंसी आ रही है कि ऐसा सही कह रहे हैं। पता क्या होता है, जब उनको ये बीमारी हो जाए ना तो उनको पता है, इर्द गिर्द के सारे लोग कहते हैं ये नहीं पियो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, खाना नहीं। उसने कहा इससे बेहतर है कि ये मैं ओपन करूं और सबको बता दूं कि मेरी इतनी शुगर है, सब लोग मेरे पे पाबंदियां लगाना शुरू कर दें, तो मैं बताता ही नहीं किसी को। तो यही प्रॉब्लम है। आई थिंक सो लोग अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचाना चाहते हैं। प्रॉब्लम है कि हम लोग जो और चीज़ों पर तो बहुत पैसे खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन हम सेहत के हवाले से हम लोग बिल्कुल लापरवाह हैं। अच्छा इसमें ये कि हम ईसा लैब का हम प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा है कि हम जो है वो मुख्तलिफ शहर में जो है मुख्तलिफ कैंप्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, जिसमें फ्री सर्विसेज हम फराहम करते हैं। हमारे अपने सारे सेंटर्स जो है वो ये CSR एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं। हम
मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इस शहर की, रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ और मुख्तलिफ इदारों के साथ भी हम लोग फ्री कैंपिंग हम कर रहे होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जब लोग, लाजमी बात है महंगाई भी है, लोग वो लगता है कि पैसे खर्च होंगे और अगर पता चल गया तो फिर मजीद इसको जो टेस्ट कराना पड़ेगा। तो इससे कम से कम ये कि फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं कि कहीं पे अगर फ्री कैंपिंग हो रही हो तो आप ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं। शुगर की हो रही हो, हेपेटाइटिस की हो रही हो, कोलेस्ट्रॉल की हो रही हो, किसी भी टेस्ट के हवाले से कोई आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करें ताकि आपको डायग्नोस हो जाए, ताकि उसको आप जो है वो बेहतर तौर पर फिर क्योर कर सकें। बेहतरीन। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गुलनार जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम गुलनार जी। डॉक्टर से बात करनी है कि मेरे बेटे को ना जुकाम बाहर जैसे नहीं आता है, जो जुकाम है वो तो दिमाग पे चढ़ता है और जुकाम उसे खुद जैसे आता नहीं है और मुंह से सांस ले रहा होता पूरी रात और कहता है घबराहट हो रही है, सांस में रुकावट हो रही है, सांस नहीं आ रही है। गुलनार आपके बेटे की उम्र कितनी है? गुलनार आपकी बेटे की उम्र कितनी है? तो मेरे बेटे की 16, 17, 18 तक होगी। 18 है शायद। 18 साल के हैं। चले जी, अभी हम बताते हैं आपको। बचपन से ये बीमारी है क्या या अभी हुई है? शादी नहीं, नहीं ये बचपन से बीमारी है या अभी हुई है? जी बेटे, ये बचपन से बाय बॉर्न यानी कि पैदा हुए हैं तो इनको बीमारी हुई है? अच्छा जी, पूछ के इनसे बता दें, इनको मेरी सही आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, इन्होंने सवाल किया कि इनके बच्चे जो है, अक्सर बच्चे जो है रात को सोते हुए नाक से सांस लेते हैं या मुंह से सांस लेते हैं, नाक बंद रहती है, या तो जिनका नोस्टल या वो गुदूद बड़े होते हैं या हड्डी बड़ी होती है, ऐसा ही कुछ है। तो अभी बताइए बेटो, आप बताइए। एक तो ये है कि बाय बर्थ हो तो हड्डी वगैरह को चेक करवाना चाहिए, आप डायग्नोस्टिक की तरफ आएँ कि क्या हड्डी तो नहीं बढ़ी हुई। उसके अलावा एक और चीज़ होती है एलर्जी। तो अब कुछ लोगों को रात में एलर्जी होती है, जिस तरीके से रात में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके आया हो, या कुछ मौसम में ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन्स झड़ रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन्स से भी एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी की सूरत में, अब ये जो पूरा हमारा एरिया है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोज से लेकर और पूरे यहाँ तक। अब अगर कोई वायरस है या कोई एलर्जी है तो उसकी वजह से फिर वो म्यूकसी जो एक नज़ला है वो जम के सर पे चढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से फिर सर में दर्द होता है और वो कान भी बंद होते हैं पेशेंट के। तो अगर बाय बर्थ है तो फिर बाय बर्थ नहीं है, उन्होंने मुझे पता चल गया, वो कह रहे 1 साल हुआ है। तो फिर ये है कि जी टेस्ट करवा लें, क्योंकि एलर्जी की तरफ इनकी मुझे लग रहा है कि इनकी काइंड एलर्जी। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में टाइम खत्म हो रहा है। वैक्सीनेशन क्या है ये सवाल रह गया मेरी बहन, ये बताइए इसका शॉर्ट। जी, वैक्सीनेशन एक्चुअली करवानी चाहिए। एक तो चीज़ होती है कि डिजीज़ है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए हमने मेडिकेशन की। वैक्सीनेशन वो चीज़ है जो आपने बीमारी से पहले ही करवा ली। अब वैक्सीनेशन का प्रोसेस ये है कि लेट सपोज कि एक पेशेंट है, उसको बीमारी लाहक हो रही है, वैक्सीनेशन में हम आर्टिफिशियल उसको प्लांट कर रहे हैं। अब वो उस पेशेंट की बॉडी में जाएगा, उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत को जनरेट करेगा और वो आर्टिफिशियल वायरस वहीं खत्म हो जाएगा। में प्रोवाइड बिल्कुल हमारे पास। कब आ रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत कम हो गया, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और मैंने आना है वैक्सीनेशन करवाने। तो आप कहते सब जाएं प्लीज, हर किसी को कुछ ना कुछ एलर्जी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में ईसा लैब ने ये तो मेरे से गलती होगी, सवाल पहले करना था। वैक्सीनेशन के लिए तो मैं हैप्पीनेस न्यूज़ हो गई कि बीमारी से पहले क्योर होना चाहिए, और वैक्सीनेशन अगर ईसा लैब ने ये प्रोवाइड किया तो इससे बहुत जल्द जितने भी लोग हैं, पेशेंट हो ना हो, ज़रूर जाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू सो मच फरा, थैंक यू सो मच अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा आज हम लोगों ने ईसा लैब की जानिब से जो है बेहतरीन आज कोशिश करते रहना चाहिए, अवेयरनेस देते रहना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को जो है एक मुझे अच्छा पता क्यों लगता है, ईसा लैब की एक अच्छी कोशिश है, एक काविश है, और अच्छे काम में अपना हिस्सा मिला लेना चाहिए। और अगर हम कोई अच्छी बात डिलीवर करते हैं,
आप तक अवेयरनेस देते हैं तो इससे बड़ा सदका जारिया कोई भी नहीं है। और ईसा लैब को मैं अगेन थैंक्स करती हूँ जिन्होंने एवरी ट्यूसडे हमें बहुत बेहतरीन सपोर्ट की और तमाम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड की। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और मेरे साथ है शेफ अमरीन। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं शामी कोफ्ते। क्या बात है, चलिए जी इंग्रेडिएंट्स पहले बताएं, टाइम ज़ाया किए बिना। बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। शामी कोफ्ते के लिए उसका मसाला बनाने के लिए हमारे पास ये टोमेटो और अनियन यानी टमाटर और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है। ठीक है, ये है नमक है हमारे पास, धनिया पिसा हुआ, हल्दी, लाल मिर्च। चलो जी एक मिनट, ये तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए कड़ी के। ठीक है, साथ में हम थोड़ा सा दही बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको शामी कोफ्ते के लिए जो हमने शामी कबाब का मसाला बनाया है मैं उसकी रेसिपी आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये किया था कि इसमें बीफ के पीसेस लिए थे, छोटी बोटियाँ बीफ की ली और उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी चने की दाल और एक आलू, ये डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया, बीफ को पका लिया। उसके बाद मैंने इसको पीसने के बाद मैंने इसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना ये ऐड कर दिया। पीस के मैंने इसका ये कीमा बना लिया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के बाद हमें जो है कोफ्ते बनाने हैं। अब कोफ्ते के लिए ऑब्वियसली वो उस वक्त हम इतना बिजी हों बता ना सकें, तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि जैसे मैंने इसका एक पीस लिया जिस तरह हम कबाब बनाते हैं, उसी तरह छोटा सा इसका पीस लेके और उसके अंदर हमने ये अंडा, बॉइल्ड एग्स हमारे पास इसमें डलेंगे। ठीक है, तो बॉइल्ड एग्स मैंने हाफ एग कर लिए हैं इसमें, फुल भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो वो अंडा उसके अंदर भर के और अच्छी तरह उसको टाइटली आपने इसको गोल मतलब बना लेनी है, बॉल बना लेनी है। बॉल बनाने के बाद आपने इसको अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। ठीक है, ये करने के बाद हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे और डीप फ्राई करके जो हमारा यहाँ पे ग्रेवी बनेगी, हम ग्रेवी के साथ इसको पहले हम क्या करते हैं, मैं नाज़रीन को अगेन एक मैसेज दे दूं, आप फ्लेम वगैरह ऑन करें। जी नाज़रीन, हम लोग बात करेंगे स्पेशल बात, दोबारा मैं बताना चाहूँगी, हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है। हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है 7, 8 एंड 9 फेब को, और अपने फौरन जो है अपने स्टॉल बुक करवाएं। नंबर्स ऑलमोस्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर करके बोल रहे होते हैं कि भाई हमें जो है स्टॉल बुक करना है, तो प्लीज़ ज़रा नंबर सही नोट कीजिए कि कौन सा नंबर है ऑसिस जो है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑसिस इवेंट की जानिब से 7, 8, 9 फेब को एग्जीबिशन होने जा रहा है, फैमिली फेस्टिवल है, फ्री एंट्री है। फौरन अपने स्टॉल जल्द से जल्द बुक करवाएं और हम चलते हैं शेफ अमरीन की जानिब। जी, ऑयल डल रहा है नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त, और अंबर्स किचन के नाम से इनका ऑनलाइन बिजनेस है, बेहतरीन काम करती हैं, बेहतरीन शेफ हैं। और मैं चल रही हूँ किचन की जानिब। जी, हम आ गए किचन में। अच्छा, ग्रेवी बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं कि कच्ची प्याज या कच्चे टमाटर मतलब पीस के और बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आपको खुद होती है, आपको बहुत ज्यादा उसको भूनना पड़ जाता है। जाहिर सी बात तो हमेशा बॉईल करके या थोड़ा सा हल्के से तेल में उसे फ्राई करके और फिर उसे पीस लें, तो वो कच्ची स्मेल भी नहीं आती, आपको बहुत ज्यादा भूनना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी से मसाला आपका बन जाता है। वरना हम बार बार उसमें पानी डाल डाल के उसको चेक करते रहते हैं। और ये अभी जरा ऑयल हमारा एक बात पूछना चाहूंगी, मैं चाह रही हूँ इस वाली चीज को दोबारा जरा, जब तक ये ऑयल जो है गर्म होता है, हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिपीट कर लेती हूँ। ये क्या बनाया इसका? मैंने कीमा बनाया हुआ है, शामी कबाब वाला कीमा। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये किया कि सबसे पहले मैंने बीफ लिया, बीफ चिकन किसी का भी आप बना सकती हैं, मैंने बीफ यूज किया है इसमें। बीफ की बोटियां ली छोटी, उसके अंदर मैंने नमक, एक प्याज, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और चने की दाल, आलू, ये सब डाल के, और गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ। मैं पिसा हुआ यूज करती हूँ, तो पिसा हुआ ही बेहतर है, वो आप यूज करें। ये हमने पका लिया। बीफ जब हमारी बिल्कुल गल गई तो हमने इसको पानी खुश्क करके इसको पीस लिया। पीसने के बाद हमने इसके अंदर प्याज, हरी मिर्च,
हरा धनिया और पुदीना, ये बारीक बारीक काट के मिक्स किया। एक अंडा भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया, क्योंकि अगर आप चाहें कि जी हम बहुत ज़्यादा कोटिंग ना करें इसकी और हम अंडा या ब्रेड क्रम्स में इसको डिप करके ना कोट करके फ्राई करें, तो आप ऐसे भी इसको फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा से फ्राई हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एग मिक्स किया हुआ है। ठीक है। अब ऑयल हमारा हो गया है गरम, तो ओके हम इसमें ये लीजिए, ये स्पून लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर ही हमने जो प्याज और टमाटर का मसाला, प्याज और टमाटर जो है पहले से ही इन्होंने बॉईल करके और पीस के रख दिए। कभी भी कोई काम शुरू करें बिस्मिल्लाह करके करें, इंशाल्लाह उसमें बहुत बरकत होगी। और ये माशाल्लाह जो बना के जाती हैं उसमें टेस्ट भी बहुत होता है, और हम सब जो खाते हैं तो हमें जो है दिल से दुआ निकलती है अमरीन के लिए, अल्लाह पाक इसे बहुत कामयाब करे। ऑनलाइन बिजनेस कर रही है खातून होके, अपने घर को सपोर्ट करना, अपने हस्बैंड अपने बच्चों को, फिर बताती है मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ, और इसका ये मेरे दिल से दुआ है कि इसी तरह ये काम करती रहे। अच्छा जी, अब मैंने इसमें नमक, ये 1 टीस्पून नमक है, ओके 1.5 टीस्पून लाल मिर्च है, ओके 1 टीस्पून हल्दी, और ये 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर। अच्छा एक बात बताए, प्लेट घुमाने की क्या जरूरत है, आप उंगली घुमा लेना यार, ये देखो कैसे अच्छा लग रहा है, इसकी सिंपलिसिटी देखो, पूरी प्लेट घुमा रही है। और अब मैंने ये सारे मसाले इसमें, अब फरहान भाई कैमरा घुमाते घुमाते घूम जाए तो कितनी बुरी बात है ना। चले जी, देखिए ये एक बहुत अच्छी इन्होंने टिप दी है कि प्याज और टमाटर को पहले से अगर हम लोग मेकिंग कर लेंगे तो इधर टाइम कम होगा। कुछ होम रेमेडीज बताया करें स्पेशली आप ये भी कर सकते हैं, आप कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि आपके पास टाइम कम होता है तो आप पीस के इसको एक जार में प्याज बॉईल करके पीस के रख दिया, एक जार में टमाटर आपने फ्रीज कर दिया, और जब जितना आपको यूज करना है आपने उसमें से यूज कर लिया, खराब भी नहीं होता वो, और काम भी आपका जल्दी हो जाता है। जो है ना प्लास्टिक के कप्स आते हैं उसमें बना बना के जितना यूज करना पूरा कप निकाल लिया, बिल्कुल, क्योंकि इकट्ठा फ्रीज करने से तोड़ने में मुश्किल होगी। ये हमारा जो मसाला है ये थोड़ी देर में जरा भुनेगा, ऑफ कोर्स, तो इतनी देर में हम ये करते हैं मेकिंग वो अंडा और बॉल्स बना लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बॉल्स। ओके डन इट। आप फिर इस साइड लेकर आ जाओ कि नहीं वहीं पर ही बनेगा, क्योंकि स्क्रीन हाँ कैप्चरिंग होगी। ठीक है डन इट। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक और अब ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ये लिया। मैं इसमें ग्लव्स यूज यूं नहीं कर रही कि नहीं इट्स ओके। हाँ नहीं, ये हो जाता है कि ये स्लिप होने लग जाता है, एग मिक्स होता है ना तो वो फिर हाथ से स्लिप होता है। ठीक, ये मैंने इसके अंदर अंडा डाला। क्या बात है अमरीन। अच्छा आप पूरा फुल एग भी बना सकते हैं, जैसे याद है हमने नरगिसी कोफ्ते बनाए थे, उसमें हमने पूरा एक अंडा यूज किया था साबुत। ठीक है, तो हम वैसे भी आप बना सकते हैं। अच्छा हम बड़ी बना के रखेंगे या अभी पूरा सेटिंग? हम इसे बना के और फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ये हम रखते हैं, मुझे इधर रख दीजिए लेके भाग जाऊंगी तो आप फिक्र ना करो, मैं लेके और फिर हम इन बॉल्स को कोट करेंगे, एक में बगैर कोट किए हुए भी आपको फ्राई करके सिखा रही हैं, बड़ी अच्छी। देखें ये चीज जब तक बन रही है, आपने ये स्टफ बना लिया, उसके बाद वो जितनी देर बन रही होगी आप साथ साथ ये भी काम, ये भी एक स्टेप है देखा जाए तो जबरदस्त। ये देखें जी नाज़रीन, आउटस्टैंडिंग। कोई सवाल करना चाहे अमरीन से तो प्लीज आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और इनकी तारीफ खास तौर पे मैं ये कहूँगी, मेरी प्यारी बहन बहुत प्यारा काम करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। अंबर्स किचन के नाम से इनका नंबर भी चल रहा है, और मैं चाहूँगी आप इनसे ऑर्डर बनवाना चाहें। आपके घर में छोटी छोटी पार्टीज होती हैं और कुरान खानी और है ना इस तरह की तकरीबात, बर्थडे पार्टी, तो आप प्लीज़ ज़रूर, आपने भी बनाना ही है तो खर्चा करना है तो किसी को बेनिफिट भी देना चाहिए, मैं ये कहूँगी। तो ज़रूर आप इनसे कहें आपने कुछ भी बनाना है तो बेहतरीन जो है ये बिज़नेस करती है माशाल्लाह से। अच्छा इसको ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये आप बहुत टाइट से इसको रखें बॉल्स ना, अगर आप बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगी तो ये होगा कि जब हम फ्राई करने लगेंगे तो ये फट भी सकती है। अल्लाह अल्लाह, यकीन करें यहाँ से ना जो खुशबू आ रही है ना मुझे इस वक्त इस कीमे से, ओह जो कबाब हम लोग जैसे खाते हैं ना फ्राई, बहुत कबाब अरोमा धनिया जो इसमें हरा क्या पुदीना है, बिल्कुल पुदीना हरा धनिया आ रही है मुझे ना, हरा हरा सा, बिल्कुल जबरदस्त। हरी मिर्च डाली? जी हाँ बिल्कुल। ओके फिर बहुत मजे। आज आपकी पसंद का है, स्पाइसी फूड है आज। जबरदस्त।
अच्छा, मुझे लाल मिर्च से ज्यादा जो है हरी मिर्च अच्छी लगती है। हरी मिर्च वैसे भी मतलब अरे यार, मैं बिरयानी खा रही होती हूँ ना, मेरे हम लोग जैसे शादी में सबके हाथ में प्लेट होती है, तो सब ना मुझे ना हरी मिर्च लाके नहीं हरी मिर्च अलग मिल रही थी और काली मिर्च ऐसे निकाल के मेरी प्लेट में डाल रहे होते। मैं ये देख रही हूँ, लेकिन मैं वो उनको मालूम होता है, मेरे भांजे भतीजे खड़े होंगे तो सबके हाथ में ऐसे प्लेट्स पकड़ी होंगी, तो बिरयानी में से जितनी वो। अच्छा, एक बार किसी ने दालचीनी, मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं खाती, बस सिर्फ काली मिर्च खाऊंगी। तो वो अब मेरे पास इतनी सारी काली मिर्च हो जाती है, और जो बहुत फायदेमंद है बेसिक, क्योंकि ये बेहतरीन हर्ब है। पिसी हुई तो खाते हैं लोग, मगर ये मैंने पहली दफा सुना है कि आप साबुत काली मिर्च भी खा लेते हैं। रियली बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, वो फायदेमंद है बिल्कुल। हरी मिर्च भी फायदेमंद, हरी मिर्च भी और काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं है। हाँ, रेड चिली नुकसानदेह है, आपको एसिडिटी वगैरह भी हो जाती है बहुत से लोगों को उनसे। तो मुझे जरा ये दोनों चीजें बहुत पसंद है, और मैं इतना ही मीठा बोलती हूँ। और ये तो कहने की बात है, लोग कहते हैं मीठा बहुत खाते हैं और मीठा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है, बहुत कम, लाइट सा। आप इसको प्लीज हिलाएं थोड़ा सा। अच्छा जी, ओके। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से इसको। जब मुझे आता है ना, मुझे शबनम का गाना याद है। ओके। और देखिए, यकीन करें, एक चीज़ है, आपने जो चीज़ें पहले से मेकिंग की है ना, या इसमें कोई कौरमे का मसाला नहीं डाला, उसके बावजूद जो इसको हल्का नहीं कर ले हम लोग, बहुत ज़्यादा ये आपे से बाहर हो गए। अच्छा जी, इसकी जो है ओह गरम गरम चीटें ऊपर आ रही हैं, और मेरे ख्याल में इसको इसमें शिफ्ट कर लो, बहुत स्पीड से वो कर रहा है। हल्की आंच रख दें। हाँ, ये हल्की आंच जी। मैं इसका कवर भी मंगवा लेती हूँ। हम इसको कवर कर देते हैं। एक मिनट लाओ, मुझे दो। इसका ये है कुछ, ये देखिए आसान हल, ये है, इसको हमें नजर नहीं, ये हमने की कम। नहीं, वैसे भी उड़ेगा, अभी मैं हल्का अच्छा जी, हो गया। नहीं अभी अब नहीं उड़ेगा मेरी जान। ये लीजिए, फैमिली प्रोग्राम मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी, और मेरी बहन ने ये हो गया। अब इसका कंट्रोल भी बिल्कुल हल्का सा हो गया, ठीक है। इसका मतलब है जब आपकी ग्रेवी, क्या सॉरी ऑयल ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब है ये मसाला भुन गया। और देखिए, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आप इसको टेस्ट भी करेंगी तो इसमें ज़रा सा भी आपको कच्चापन नहीं आएगा। अरे क्योंकि हमने ऑलरेडी बॉईल की हुई यूज़ की हैं प्याज़ें, तो बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा। अच्छा, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में मिलाया। अच्छा, किसी दिन आप बताइएगा ना ये जो टिप बता रही होती है, बिल्कुल कि कितनी क्वांटिटी में पानी होता है, कितनी क्वांटिटी में प्याज होता है, हम इसको बॉईल कैसे करते हैं, कटिंग क्या होती है, तो किसी दिन आप प्लीज ये भी बता दीजिएगा। और मुझे किसी दिन कटवी में मट्टी की हांडी में बनाना सिखाएं जरूर। और मेरे साथ चल रही है, मैं जा रही हूँ हैदराबाद। बिल्कुल जरूर। नाज़रीन सुन ले, मैं आ रही हूँ हैदराबाद, पूरा मॉर्निंग शो आप लोगों के साथ करने। चिंची में भी बैठूंगी, और मैं वहाँ के तांगे में भी बैठूंगी, और वहाँ पर मैं खेतों में भी जाऊंगी, मैं लकड़ी पे खाना भी बनाऊंगी, और वहाँ के ढाबे पे भी जाऊंगी, और बोले वहाँ के एक अनारकली बाजार है वहाँ पर भी जाऊंगी, और ब्यूटिशियन के सैलून में भी जाऊंगी, और वहाँ के, और वहाँ पर जो है मशहूर जो है, वहाँ का आर्ट बहुत मशहूर है हैदराबाद का, वहाँ की रबड़ी बड़ी मशहूर है, तो वहाँ की पल्ला मछली बड़ी मशहूर है जी। और मेरे जो डायरेक्टर हैं बहुत स्मार्ट है, मुझे याद करवा रहे, सारी बातें उनकी कही हुई हैं। अच्छा जी, अदील साहब और बताइए मुझे। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना गाइड किया। और हम बहुत जल्द हम आपके दरमियान होंगे, और इंशाल्लाह चेनोट भी इनवाइटेड है, वहाँ पर भी जाएंगे। टाइम नहीं मिल रहा है यार हमरी, बिल्कुल क्या करें हम लोग, बिजी इतना होती है, बहुत बिजी होते हैं हम लोग। और कल भी एक वर्कशॉप में जाना हुआ, और ज़बरदस्त देखिए कंट्रोल हो गया ना। बिल्कुल। अरे यार मुझे खाना, हम इसमें दही डालेंगे बस थोड़ा। दही? हाँ, दही। अरे हाँ, दही आ गया, वो ले आओ। मैं पेस्ट उसका बना। अच्छा जी, मैं दही लेकर आ जाती हूँ। उसको फेंट थोड़ा सा फेंट लीजिए। ओके जी, से हम फेंट लेते हैं। ये बाउल आ गया है, और इसमें सारा दही नहीं,
थोड़ा हाफ काफी होगा। अच्छा वो मैंने डाला नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी टोमेटो भी डाला हुआ है। अच्छा बहुत से लोग नहीं डालते ग्रेवी में टोमेटो पसंद नहीं करते। जी बिल्कुल ओके, थोड़ा सा और ले लें, थोड़ा सा और ले लें, थोड़ा सा बस। अच्छा दही का तो भाई आप लोग इस्तेमाल किया करें बहुत ज्यादा जो है। अच्छा जी हम लोगों के पास है स्पून, एक मिनट में लेके आती हूँ। फोक से कर लें। अच्छा नहीं इधर है। हाँ मैं लेके आती हूँ, एक मिनट। ये आप देखिए इसका जो मसाला है इसमें आप चेक करें कि हल्के हल्के से गड्ढे पड़ने लग गए हैं, तो ये मतलब निशानी होती है कि जी ये आपका जो मसाला है ये भुन गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है, ये भी एक निशानी है कि जी मसाला भुनने की। अच्छा जी मेरे पास फ्रॉक आ गया है कांटे से और मैं बहुत देसी स्टाइल में इस कांटे से और जी नाज़रीन आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल करना है तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनें घर में खाना बनाया करें ताकि, और इसके बाद होगा ब्यूटी सेगमेंट। आप लोगों ने आज हम चाह रहे थे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कुकिंग सिखा दें, क्योंकि कभी कभी जो होता है जी नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। इसके बाद क्या स्टेप है वो बताइएगा। बस इसके बाद मैंने अभी ये कोफ्ते जो हैं इनको फ्राई करना है, डीप फ्राई कोट करके, ठीक है, और फिर मैंने इस मसाले में अच्छा जब कोटिंग कर पूरी रेडी हो जाए, गर्म ऑयल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। और ये इसके बाद दही डलेगा। बस दही जी नाज़रीन मैं अभी दही डाल रही हूँ। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, शेफ अमरीन के साथ, और इसके बाद ब्यूटी सेगमेंट के साथ। मुस्कुराते सुबह वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हम बात कर रहे हैं ब्यूटी सेगमेंट की। और आप ऑलवेज मेरे ब्यूटी सेगमेंट को बेइंतहा पसंद करते हैं। लव यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अभी जो है डिफरेंट जगहों से जो लोग यहाँ पर आके अपने काम को दिखा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो अगेन मैं वेलकम करूँगी, क्योंकि हैदराबाद तो वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं हैदराबाद आ रही हूँ और बहुत कुछ जो है आपके साथ पूरा मॉर्निंग शो करने आ रही हूँ। तो ये भी सरप्राइजिंग मैंने आपसे डिस्कस की थी। और अभी हैदराबाद से ही मेरी प्यारी सी ब्यूटिशियन, शी इज़ अ टीचर, बहुत प्यारा काम करती है, मेरे शो में ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, बहुत सीनियर हैं। तो साजिदा मेरे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर साजिदा फ्रॉम हाई फाई सैलून। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप तो मेरा शो भी देखती ही हैं और आपका मैं काम देखती हूँ, और आज अगेन बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं आपके शो को, और मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत शौक से देखते हैं, बहुत सब आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं पसंद हूँ, मेरा काम पसंद है कि मेरा मॉर्निंग शो पसंद है? तीन सवाल। मॉर्निंग शो भी बहुत ज़्यादा पसंद है और आपका काम भी, और आप खुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी। जज़ाकल्लाह। अच्छा आज आप अगेन स्पेशली PBI से जो एक इवेंट हो रहा है और अर्श मीडिया का कोलैबोरेशन से एक वर्कशॉप हो रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी आपके साथ बाबर आए, तो उन्होंने काम भी शुरू कर लिया, उन्होंने सब्र नहीं। बाबर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबर, बैठ जाए। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र, बिल्कुल ठीक। बाबर ने 1 मिनट नहीं लगाया और जाके खड़े हुए। बाबर सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और साजिदा बताइए बाबर साहब आज क्या कह रहे हैं? बाबर ब्राइडल बना रहे हैं, हम लोग कुलीग भी हैं आपस में। बाबर भी बहुत अच्छे टीचर है एक, और हम लोगों को भी काफ़ी मुझे भी 20 इयर्स हो गए एटलीस्ट काम करते हुए, बाबर को भी एटलीस्ट 12 इयर्स हो गए हैं काम करते हुए। तो बहुत अच्छे टीचर हैं। बाबर कैसा लगा यहाँ आना? बहुत ज़्यादा अच्छा। आज ब्राइड बना रहे हैं? जी मैं ब्राइड बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा मॉडल लुक दूंगा। पहले ये बताएं कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 12 इयर्स हो गए हैं। वैसे तो टीचर आप काम कर रहे हैं, मुझे जी मैं मेकअप टीचर भी हूँ, और मतलब मैं स्कूल टीचर भी हूँ, बच्चों को टीच भी करता हूँ। अरे वाह। और आप तो यानी कि एक सरप्राइजिंग मेरे पास, मुझे तो ऐसा लगा ब्यूटिशियन, मुझे जब पता चला यू आर टीचर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज ब्राइडल आप ये हेयर स्टाइल आपने बनाया? जी मैंने किया हेयर स्टाइल। मैं ये देख रही हूँ। और इसके अलावा मैं भाई हल्की आंच करो अमरीन, मुझे खांसी लगने शुरू हो गई। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सभी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। हुमा तबस्सुम। हुमा तबस्सुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ कहाँ चली गई? इतने बड़े चैनल पे परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ हाँ, और बहुत खुशी है हमें, हमारा भाई इतनी दूर गया है कराची परफॉर्म करने, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन, थैंक यू। और साजिदा बहन के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। बाबर भाई बहुत टैलेंटेड है।
थैंक यू उमा। और उमा आप कैसी हैं? और दूसरा ये कि साजिदा के लिए भी बहुत बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे, बहुत प्यारी हमारी बहन है। मुझे इतना अच्छा, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो किसी को इनकरेज करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है, और आप इस प्लेटफॉर्म पे मुस्कुराती सुबह विद सभी के प्लेटफॉर्म से इनको देख रहे हैं। बस ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है और इनकी मेहनत का नतीजा है। चलिए जी बाबर, मैं चाहूंगी अब ये ना टाइम रह जाए, मेरे भाई आप रह जाओ, काम के साथ साथ बातें। हाँ जी, टाइम कम मुकाबला सख्त जी, वक्त कम मुकाबला सख्त। चलिए जी स्टार्ट लें, चलिए जी आप स्टार्ट लीजिए और हम साथ साथ साजिदा से बात करते हैं। साजिदा, जाहिर सी बात है आप हैदराबाद से आएंगे, एक सफ़र होता है लॉन्ग, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स एक चैनल के ऊपर सारी जो है, मैं कहती हूँ अगर यहाँ पर करोड़ों लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है हज़ारों लोग तो देख ही रहे होते हैं, ठीक है, और आपका काम दुनिया देख रही है। ब्यूटिशियंस खास तौर पे मेरे मॉर्निंग शो को तो जितनी ब्यूटिशियन है उनको सीखने का मौका मिलता है, और आप जैसे सीनियर लोग जब आ जाते हैं ना तो उनके लिए तो एक सरप्राइज़ हो जाता है। तो आज ये बाबर भी हैं और वो उनको नई नई टेक्निक सीखने को मिलती हैं, तो ये अच्छा, हमारा कदम भी अच्छा है। और आप अपने बारे में बताएं, दोनों एक साथ बताइए। हाँ, मैं बताना चाहूँगी, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। थोड़े से शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया, और माशाल्लाह अब इतना हो गया कि तकरीबन एटलीस्ट 50 या 80 स्टूडेंट्स मेरी मतलब करके जा चुकी हैं, और अपना माशाल्लाह सैलून्स जो है ना चला रही हैं लड़कियां काफ़ी ना, स्टूडेंट्स मेरी। और इस फील्ड में जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस फील्ड में ना, न्यू स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अच्छी फील्ड है और हर कोई पसंद भी कर रहा है, और आपका शो ख़ास तौर पे हर कोई पसंद कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत सारे जो प्रोग्राम थे ना पहले उसी से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो लोग अब जो है ना इन प्रोग्राम से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। अच्छा साजिदा, मैं ये भी चाहूँगी, देखिए इंसान हम लोग परफेक्ट नहीं है, ठीक है, हमें मेरे प्रोग्राम से नो डाउट बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम लोग अपनी जैसे आप जैसे, क्योंकि आपने कहा 20 साल, मुझे अफसोस हो रहा है, रियली मुझे इतना अफसोस हो रहा है। मॉर्निंग शो तो सालों साल से चल रहे हैं, 20 साल से एक बंदी काम कर रही है, लेकिन वो अपने क्राइटेरिया में फेमस है, ठीक है, आप अपने एरिया में, मैं एक बात है ना, आप अपने इलाके में मशहूर ज़रूर होंगी, आपको लोग जानते होंगे वहाँ के, लेकिन जब हमने देखा कि यार ये बंदी डिजर्विंग है, अर्श स्पेशली, अर्श मीडिया वहाँ पर पहुँचा है, उन्होंने अप्रोच किया है हम जैसे लोगों को, हमारे जो है ना इस क्लास के लोगों को अप्रोच किया है, तो यही तो मुनफरिद बनाता है अर्श मीडिया को, कि हम लोग जो ना जाहिर सी बात है अपने एक अलग से इलाके में अपना सैलून खोल के बैठे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है ना हमें प्रमोट नहीं करता, हमारे काम को आगे नहीं लेकर आता। हम लोग खुद भी माशाल्लाह से अपने एरियाज़ में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आगे आने के लिए, मीडिया पे आने के लिए लोग, बहुत सारे मॉर्निंग शो हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता ना उन मॉर्निंग शो में अक्सर जो ना इस तरह के मसले होते हैं कि हम लोग सोचते ही नहीं कि हम उसमें जाएं, क्योंकि इतनी इंसल्ट फील होती है जब मैं देख रही होती हूँ ना प्रोग्राम, तो वो इस तरह होता है कि भाई चले लैंग्वेज इस टाइप की होती है कि नहीं अच्छा लगता कि हम उस तरह के शो में हम लोग जाएं। और यहाँ पर भी अच्छा जो गलती होती है मैं आप बताऊँ, देखिए कोई भी ब्यूटिशियन अपना काम गलत कर ही नहीं सकती, ऑफ कोर्स वो बहुत सारी, अच्छा 1 साल हो या 6 महीने हो, उस बच्ची का काम होता है कि मैं अच्छा ही काम प्रेजेंट करूँ, लेकिन लाइव शो में जाना और कैमरे को फेस करना, इसमें ये इतना आसान ना समझे। ये जो लोग न्यू आते हैं ना, जैसे मुझे भी टाइम लगा आते आते, कहाँ पे गलतियाँ अभी तक कहीं ना कहीं, अगर ये गलत हो गया, अच्छा मुझे आज हर दिन मुझे सीखने को मिलता है, तो हाउ इज पॉसिबल एक ब्यूटिशियन फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर जाए। मैं कहती हूँ मैंने ऐसे ऐसे ब्यूटिशियन को देखा है, मेरे हाथ में हाथ डालती हैं तो शाहीन मुझे याद आ रही है, उसके हाथ यूं 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 कहाँ अलीमा नाम, मुझे नाम इतने सारे ब्यूटिशियन से मिलती हूँ, उसके हाथ कांप रहे थे साजिदा लिटरली। तो सीखने का अमल जो है ना हमेशा जारी रहता है, हम अब तक सीख रहे हैं, अभी भी क्लास, अब देखें आपके यहाँ क्लास हो रही है माशाल्लाह से, जो 9 फरवरी को है, 8 और 9 को जो क्लासेस हो रही है, तो हम लोग सब इसीलिए आ रहे हैं कि सीखने का अमल हमेशा जो है ना जारी रहता है। माशाल्लाह शाहनूर मलिक आ रही है, एक जाना माना नाम है, बिल्कुल, तो मेरी बहुत सारी उमा ताहिर है, रिजवाना खान है, तलब शान है। तो अर्श मीडिया ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया, इसके लिए तो भाई वाकई मैं हैंड्स अप करूंगी कि बहुत ज़बरदस्त आपका जो आइडिया है, जो आपके काम है, और हैदराबाद आके आपके हैदराबाद को जो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आम लोगों को पहले नहीं पता था कि हैदराबाद से भी जो है ना आ रही हैं और अपना वर्क दिखा के जा रहे हैं,
तो ये एक नई चीज़ आप लोगों ने शुरू की है। हाँ, आपने मुझे पैसे दिए थे ना, इसीलिए मैं प्रमोट कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यही है कि कोई जो आपका अमाउंट कोई नहीं लग रहा, कोई मुझे ऐसा किसी ने कहा, मुझे फ्री में आप अपने आके अपना काम दिखा रहे हैं। यार अपने दिल से कह दो कि मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, वरना मुझे नहीं, यही तो सबसे मुनफरिद बात है कि अर्श भाई ने यही तो किया है कि कोई अमाउंट के बगैर आप अपना काम आके दिखा रहे हैं, चैनल पे आके काम दिखाना, लोग देख रहे हैं। मतलब काफ़ी लोग पूरी दुनिया में देखे जाते हैं प्रोग्राम, मीडिया तो हर कोई देखता है ना। वैसे ओवरऑल तो हम घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, एक जो है ना एक एरिया में काम कर रहे हैं। एरिया में मशहूर होना एक अलग बात है, लेकिन एक पूरे वर्ल्ड में या पूरे मुल्क में मशहूर होना एक अलग बात है। हर कोई देखता है प्रोग्राम, तो यहाँ पे आके हम लोगों को मौका मिल रहा है काम दिखाने का, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं इस मेकअप को देखकर। माशाल्लाह कितना अच्छा मेकअप कर रहे हैं बाबर के पास चले, क्या बात है, अच्छा लग रहा था। आप बात कही थी, मैंने कहा चले अपने दिल की बात शेयर करना चाहिए। आज ये बाबर की जानिब चलते हैं। बाबर, स्पीड देख रही हूँ मैं यहाँ बाबर की, हमें मौका ही नहीं मिल रहा बात करने का ना। एक्चुअली हम सोचे जल्दी से बात खत्म करें, और जी बाबर के जो हाथ देखिए जरा माशाल्लाह। एक्चुअली हम ऑलरेडी लेट हो गए ना, तो मैंने कहा मैं आया हूँ तो परफेक्ट डेमो देकर जाऊँ। मैं सारी दुनिया रोक लूंगी बाबर तुम्हारे लिए। थैंक यू। डोंट वरी, आराम से। अब अल्लाह पाक आपको बहुत चंदा कामयाब करे मेरे भाई। और स्क्रीन पर साथ साथ आपके हाथ स्क्रीन पर हमारी आवाज़ चल रही है और आपका काम चल रहा है। और इस वक्त आप साथ ब्रीफ, थोड़ा सा मैं बाबर 1 मिनट रोकूंगी। जी, सबसे पहले आप ब्रीफ करें बेस कौन सी लगाए ताकि आपको नाज़रीन देखें। अच्छा, सभी पहले मैं अपनी मॉडल को मतलब कुसुम है, असल इनके जो टून है वो एशियन टून है, ठीक है। और मुश्किल इनका कलर है। उसके बाद अगर हम अंडर टून की बात करें तो इनकी अंडर टून है वार्म, ठीक है। जिनकी वार्म अंडर यहाँ कैमरे पे देख के बात करो चंदा। जी, जिनकी वार्म अंडर टून होती है तो उनकी जो मतलब फाउंडेशन होती है उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने उनको जो है इनके टून को मद्देनजर रखते हुए फाउंडेशन मैंने सेलेक्ट की है। मैंने इनको कैन आई से ब्रांड नेम, मैंने इनको जो है मेबलिन फिटमी की फाउंडेशन लगाई है, मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है। उसके अलावा मैंने जो है उनको मेबलिन फिटमी का ही मैंने इनको कॉम्पैक्ट लगाया है क्योंकि इनकी ड्राई स्किन है। मैंने इनको फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन इसलिए लगाई है, लिक्विड फाउंडेशन जो होती है वो ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि हमारे क्लाइंट्स की स्किन टाइप्स कैसी है, उस टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है फाउंडेशन को उठाना होता है और हमें जो है अप्लाई करना होता है। स्किन टोन को अगर हम देखकर कभी भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन में। अच्छा, मोस्ट ऑफ ब्यूटिशियंस को जो है हमें अंडर टोन का नहीं पता कि अंडर टोन होती क्या है। अंडर टोन अगर हम समझ लें, ठीक है, उसके एक्चुअली 3 टाइप्स होती हैं, वार्म अंडर टोन, कूल अंडर टोन और न्यूट्रल। अब जो वार्म अंडर टोन होती है उनको जब हम फाउंडेशन लगाते हैं वो थोड़े बीच टाइप के होते हैं, येलो फाउंडेशन अगर हम उनको देते हैं। लेकिन जिनकी कूल अंडर टोन होती है उनको जो है हम पिंक फाउंडेशन जो होते हैं उसकी तरफ लेके जाते हैं। ऐसा होता है अगर मेरी क्लाइंट्स की जो टोन है वो वार्म है और मैं उनको उठा के जो है कूल अंडर टोन वालों की फाउंडेशन लगा दूं तो वो क्या होता है, वो उनकी स्किन पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो फिर वो क्या होता है फाउंडेशन परफेक्ट नहीं लगती, ग्रेइश हो जाती है, सूट नहीं कर रही होती। तो ये टीचर की क्वालिटी कितनी अच्छा किया उन्होंने। तभी एक बात मैं आपको और दिखाऊं, मॉडल की तरफ कीजिएगा कैमरा। मेरी जो मतलब मॉडल है इनकी जो ड्रेस है आप इसमें देखिए मोस्ट ऑफ गोल्ड कलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जो गोल्ड शेड होता है वो हमारी वार्म अंडर टोन जिनकी होती है उनको सूट नहीं करता, ठीक है। अब ड्रेस में गोल्ड था तो, लेकिन इनकी ज्वेलरी पे आप देखें, ज्वेलरी पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर गोल्ड के साथ मैंने यहाँ पर व्हाइट पल्स की जो है ज्वेलरी सिलेक्ट की है। आप देखिएगा किस तरह से जो है इनको सूट कर रही है ज्वेलरी। अगर इसी की जगह में कंप्लीट गोल्ड ज्वेलरी इनको पहनाता वो उनको इतना सूट नहीं करती। अच्छा, यानी कि आपने गोल्ड के, यानी कि गोल्ड जो ज्वेलरी के ऊपर उधर देखिए चंदा का सामने, जी ज्वेलरी आप मॉडल से कह रही थी, ज्वेलरी देखिएगा नाज़रीन, इन्होंने कहा कि इसके साथ व्हाइट शेड क्यों किया है ताकि वो इनकी अंडर टून जो वार्म अंडर टून वाले होते हैं उनको सिल्वर और व्हाइट, आपने देखा होगा मेरे पास तुमों में ऐसा खान की मोस्ट ऑफ ज्वेलरी सिल्वर होती है, मोस्ट ऑफ ज्वेलरी वो सिल्वर पहनती है क्योंकि उनके अंडर टून के लिहाज से उन्होंने सेलेक्ट की है। तो हर चीज वो लुक आपका जो है ना, कल मैंने एक ब्राइड तैयार की, उनकी अंडर टून थी वार्म, ठीक है। मतलब जब उसकी जो ड्रेस थी कंप्लीट जो है गोल्ड थी, गोल्ड उस पर जो है काम हो रहा था और उसके अलावा उनकी गोल्डन ही ज्वेलरी थी, वो एक 100% जो लुक होता है ना वो परफेक्शन नहीं आती है।
तो हमें परचेजिंग करने से पहले अगर हम ब्राइड बनाने जा रहे हैं या बनने जा रहे हैं तो खवातीन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी, अपनी टून, अपनी अंडर टून को मद्देनजर रखते हुए अपनी ड्रेस, अपनी ज्वेलरी, हर चीज़ को आप जो है सिलेक्ट करें, तभी जाके एक परफेक्ट लुक आता है। होता क्या है, अब हम सलून पे बैठे होते हैं, हमारे पास जो आम सी ट्रेडिशनल जो ड्रेस मार्केट में इजीली मिल रही होती हैं वो लेकर आती हैं ब्राइड, फिर उसमें हमें कहती हैं अब हमें लेबनीज मेकअप करें, अरेबिक मेकअप करें या मॉडल मेकअप करें। याद रखिए अगर हम अरेबिक मेकअप करने जा रहे हैं ना तो हमारी ड्रेस भी अरेबिक होनी चाहिए, हमारी ज्वेलरी भी अरेबिक होनी चाहिए। लेबनीज अगर हम मेकअप करने जा रहे हैं तो ज्वेलरी भी हमारी लेबनीज हो, ड्रेस भी हमारी लेबनीज हो। अगर आज मुझे मजबूर कर दिया क्लैप करने पे कि आज वो आप हीरा साजदा लेकर आई हैं और अर्श मीडिया ने वो हीरा तराश लिया है कि वाकई में इन्होंने इतना अच्छा ब्रीफ किया है। वो जो वहाँ पर बैठी हुई ब्यूटिशियन है ना, उनको सीखने का बेहतरीन मौका मिला है। इनके वर्ड्स बड़े कीमती हैं। और हमारे दरमियान कॉलर है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फरहाना जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं चाहूँगी मेरी आवाज़ बेशक यूज़ हो, स्क्रीन उनकी यूज़ हो प्लीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछते हैं फरहाना आपने? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। मुझे साहिबा मैम से बात करनी है। जी जी जी, बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, फरहाना बात कर रहे हैं? फरहाना। और मुझे आपसे ये पूछना था, फरहाना पूछना चाह रही है हम कौन सी बेस यूज कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी बेस यूज कर रहे हैं? ये नहीं, हम लोग वैसे बता सकते हैं लेकिन हम किसी ब्रांड को किसी ब्रांड को हम नहीं बताएंगे। बेस हमेशा जो हम स्किन के अकॉर्डिंग ही जो है ना यूज करते हैं। जैसे कि अगर ड्राई स्किन है तो आप उसके हिसाब से आप बेस उठाएं, ऑयली स्किन है तो ड्राई बेस, पैनकेक वगैरह इस टाइप के यूज करते हैं। और अगर मिनरल बेस पे भी जाते हैं, अगर हमें जो ऑयली स्किन है तो हम हमेशा जो है मिनरल बेस या पैनकेक या ड्राई उस पे जाते हैं हमेशा ना। स्टिक फाउंडेशन, इस टाइप के 4 तरह के फाउंडेशन होते हैं हमारे यहाँ ना। तो ज़्यादातर मोस्टली स्टिक फाउंडेशन है, एक लिक्विड फाउंडेशन है, एक ड्राई फाउंडेशन है। तो अगर बेस के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, स्किन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो जैसे कि अगर जी बताना चाह रहे हैं बाबर कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। अच्छा, लेकिन ब्रेक के बाद बतानी है आपने, आप इधर से उठ चले जी। एक्चुअली बाबर जो है ना टीचर है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अभी इनको ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे। हमारा लास्ट कुछ है, वो शेफ की तरफ हम चलते हैं। शेफ जो है वो कहाँ तक पहुँची है? जी बताइए शेफ। जी, मैं अभी ये फ्राई कर रही हूँ बॉल्स। मैंने बना ली थी, ये देखिए मैंने इनको कोट करके रख दिया, कोटिंग कर दी इनकी। और अब मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई करने के बाद हमारा ग्रेवी ऑलरेडी रेडी हम कर चुके हैं। उसकी मैंने पहले ही आपको सब रेसिपी ब्रीफ कर दी थी। और उसमें हम ये इनको बॉल्स को डाल के बस सिर्फ 2-4 मिनट दम पे रखेंगे और फिर गार्निश करके इंशाल्लाह। क्या बात है। हैदराबाद के प्यारे प्यारे मेहमानों के लिए स्पेशली, क्योंकि ये भी टीचर हैं, बाबर भी टीचर हैं, शामी हमारे साथ कौन से शामी कोफ्ते। शामी कोफ्ते आप लोग हमारे साथ खाइएगा। अच्छा जी बाबर, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? बताना चाह रहा था, वैक्स फाउंडेशन ना, जो स्टिक फाउंडेशन होती है उसको हम वैक्स फाउंडेशन बोलते हैं। उसका जो पीछा है ना सब पकड़ लेते हैं, लेकिन वैक्स फाउंडेशन जो होती है ना वो ड्राई स्किन के लिए नहीं होती है। वैक्स फाउंडेशन जो है वो सूटेबल है ओनली फॉर ऑयली स्किन। जिनकी ऑयली स्किन है वो इजीली वैक्स फाउंडेशन को मतलब उठाएं, अपने फेस पर लगाएं और कहीं पे भी जो इनकी फाउंडेशन जो है इधर से उधर नहीं होने। क्या बात है जी। नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और हमारी टीचर साजिदा के साथ एंड एक्सपर्ट बाबर के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी और मेरे साथ हैं ब्यूटी एक्सपर्ट टीचर साजिदा और मेरे दरमियान एक्सपर्ट ब्यूटी एक्सपर्ट है बाबर। हम लोग इन दोनों को वार्म वेलकम करते हैं अगेन और देखते हैं बाबर का काम कहाँ तक पहुँचा। जी कहाँ तक काम पहुँचा? बस मैं इनको हाईलाइटर। अच्छा, आपके पास जस्ट 10 मिनट्स है मेरी जान, 10 मिनट्स में मेरा भाई जल्दी से। मैं डन करने की कोशिश करता हूँ। तभी मेरा जो मेकअप है मैं इनको हाईलाइटर लगा रहा हूँ। अच्छा, हाईलाइटर के लिए मुझे एक टिप देनी थी। कैमरा थोड़ा मतलब क्लोज करेंगे आप।
अच्छा, आप देखिए, लगाते जैसे सभी, सब बोलते होता जाइए। क्या है, हाईलाइटिंग जो है ना, इसमें भी एक बड़ी सी एक परफेक्शन होनी चाहिए। हमारी जो ये आई एरिया होता है जिसपे हमें आई मेकअप करना होता है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है। अब ये सिंपल सा जो हमें डिपॉजिट करना है ना हाईलाइटर, ये इतना सा एरिया होता है जो हमारे आर्च एरिया पे होता है। बस हमें यहाँ पर हाईलाइटर को डिपॉजिट करना है, उसके अलावा जो बाकी है वो हमें ब्लेंड करना होगा। तो एक बहुत अच्छा सा हाईलाइटर हम आईज पर देने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए जी, आप कंटिन्यू करें। कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तहमीना फ्रॉम कराची जी, अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद जी। तहमीना, क्या पूछना है आपने? जी, मैं सर बाबर की स्टूडेंट हूँ, सर बाबर से बात कर रही हूँ। अच्छा, बाबर की स्टूडेंट है जी, बात कीजिए। बाबर सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनके पास 10 मिनट है। वालेकुम अस्सलाम। सलाम किया या खैरियत पूछी? जी तहमीना, आपने सलाम किया या खैरियत पूछी? सर सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको टीवी पे देख के। थैंक यू सो मच। ये बताएं, काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, जबरदस्त। थैंक यू। बस ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की कोऑपरेशन है, आप लोगों की सपोर्ट है, तो सर इतना अच्छा कर लेते हैं। जी सर जी, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हाँ जी, कुछ कहना चाह रही साजिदा? हाँ, एक कामयाब जो मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरे ख्याल एक औरत के पीछे भी एक जो कामयाब औरत होती है उसके पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। तो सपोर्ट मिलती है फैमिली से, आपको लोगों से, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, अपने काम को आगे लेके जाते हैं। और अर्श मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है सबको कि अपना, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को आके प्रमोट कर सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अर्श मीडिया ने आपको ये चैनल दिया है कि आप अपना काम दिखाएं। और टैलेंट के पीबीआई बोला है, पीबीआई जो पीबीआई और ने जो आपको एक आपको प्रमोट करने के लिए एक जो प्रोग्राम शुरू किया है, तो आप अपना टैलेंट दिखाएं और अपने काम को आगे दिखाएं, लोगों के सामने लेकर आना है कि आप क्या कर सकते हैं। और वर्कशॉप हो रही है 8-9 को, तो मैं कहती हूँ कि तमाम ब्यूटिशियंस इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सीखने का अमल जो है ना कभी ख़त्म नहीं होता, ये चीज़ें। और सबसे अच्छी बात कि आप लोगों ने जो वर्कशॉप है उसमें इतने टैलेंटेड टीचर्स बुलाए हैं, तो इंशाल्लाह हैदराबाद से तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स और जो है ना फ्रेंड्स हैं, हम सब लोग तो बहुत, सबको हर कोई आना चाहता है, तो हम लोग तो आ रहे हैं। अच्छा है ना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से, इसका मतलब है बच्चियां सेंसिबल है, उनको पता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए। अच्छा जी, हमारे तुम्हारे कॉलर हैं उज़मा खान फ्रॉम पीबीआई मैनेजमेंट से जी। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। हेलो हेलो उज़मा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास जी। बात कीजिए सभी। मैं जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत साजिदा। अच्छा, आवाज देर से जा रही है ना? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ, देर से आवाज जा रही है ना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, सब खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, हम सब खैरियत से हैं। हम और आप सुनाएं, आप कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं? साजिदा, काम की बात बताइए उज़मा, आप इतनी देर से कैसा लग रहा है? बोल रही हैं? आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, और आप सब बहुत प्यारे। पीबीआई ने अप्रोच किया है टैलेंट को, और टैलेंट देखें आप यहाँ पर कितना आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल, काम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, पीबीआई आप सबका है, पीबीआई आपकी फैमिली है, हम सबकी फैमिली है। क्या बात है, जबरदस्त। इसीलिए तो सबसे मुनफरिद है पीबीआई, कि हम लोगों ने इसीलिए तो चूज किया है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है और लोगों से, कि इसका जो हिडन टैलेंट है वो इनको प्रमोट करते हैं। शुक्रिया आपका हैदराबाद से आने के लिए साजिदा। थैंक यू। आपका हैदराबाद से
करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उस्मा, थैंक यू so much, इसी तरह ही आपने टाइम निकाल के हैदराबाद वाली फैमिली को लेके आना है कराची के लिए। जी एक्सपो में। जी ठीक जी है? जी 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 आज तो जरूर आना है आप लोगों ने सबने। ये तो मैं पीबीआई का एक अलग से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो इतनी जो एजुकेशन भी साथ साथ हमारी जो है ना एजुकेशन भी प्रमोट कर रहा है कि हम सबसे पहले सीखने का अमल, तो बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं और हम सीखने के लिए तो जरूर आएंगे। जबरदस्त। और माशाल्लाह हैदराबाद से जो रिप्रेजेंटेटिव है पीबीआई से वो साजिदा हैं और ये मैनेजमेंट में हमारी, और माशाल्लाह पूरा जो है पीबीआई को हैदराबाद में जो लुक आफ्टर कर रही हैं वो साजिदा है। ये एक ज़बरदस्त बात है कि अच्छा है ना हर डिफरेंट क्राइटेरिया में जहाँ से लोगों को ईजीएस्ट हो जाए पीबीआई की बात डिलीवर करने में, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप बहुत सारे लोग जो है ना आते हैं टैलेंट के लिए, लेकिन पीबीआई ने जो काम किया है हैदराबाद के लिए, तो इसको तो मैं वाकई सलाम करना चाहूँगी कि किसी और ने इतना अलग से जो लोगों को प्रमोट किया है ना वो कोई और नहीं कर रहा, कोई और चैनल वहाँ तक नहीं पहुँचता जो आप लोग पहुँचे। नहीं नहीं बिल्कुल आप लोगों का अपना है। अच्छा जी शेफ वाला कहाँ तक पहुँचा मेरी जान? डन हो गया ग्रेवी? जी हाँ ऑलमोस्ट, बिल्कुल ऑलमोस्ट। अब मैं ग्रेवी बस डालूंगी हैदराबाद लेके आती। भाई कौन कौन आ रहा है क्लास में? 9 तारीख को जो क्लास हो रही है हमारे साथ। अच्छा जी मैं बात करना चाहूँगा, इधर मैंने कॉलर है शुमाइला फैसल। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हैदराबाद। कैसी है शुमाइला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साजिदा भी आप कैसी हैं? बाबर भाई आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए शुमाइला? अच्छा मैं चाहूँगी स्क्रीन इन्हीं की दिखाई जाए प्लीज जरा सा। हाँ जी मन करिएगा शुमाइला में बिल्कुल ठीक। आप सुनाइएगा। तो 4 चांद शबिया आपको जी जी खुदा के लिए गेस्ट बुला रही हैं कि रुक ही नहीं पाते हैं कॉल किए बगैर। चले अच्छा है ना, आप जैसी प्यारी प्यारी बहनें हमें कॉल करेंगी तो हमें और मोटिवेशनल क्या हमारी जो है इंकरेजमेंट बढ़ेगी, हमारे हौसले बढ़े होंगे और हम ज़्यादा अच्छा काम प्रेजेंट करेंगे। नहीं हमारे हैदराबाद में माशाल्लाह से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई का काम तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। बाबर भाई का काम तो माशाल्लाह इतना आउटस्टैंडिंग वर्क है कि हर कोई ना कोई इनसे कुछ ना कुछ हैदराबाद में सीखता है। माशाल्लाह ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी है बाबर भाई। क्या बात है। थैंक यू शुमाइला, थैंक यू सो मच। भाई मैं खुद इतनी इंस्पायर हो गई हूँ बाबर से, इतना प्यारा काम कर रहे हैं, बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, ब्रीफ करने का अंदाज बहुत प्यारा है। ऐसे लोग कम होते हैं, प्रोफेशनल टीचर है ना। और याद आ गया मुझे प्रोफेशनल टीचर से, थैंक यू शुमाइला आपने कॉल की। प्रोफेशनल टीचर से याद आ गया कि पीबीआई की जानिब से एक जो है अवार्ड सेरेमनी भी है और उसका नाम है प्रोफेशनल टीचर अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं किस किस के नाम उसमें निकलते हैं। यू हैव जस्ट बाबर 4 मिनट्स, जल्दी कर ले और ये ना उसका सॉन्ग प्लीज रेडी रखिएगा। और शेफ आप भी आ जाएं जल्दी से। साजिदा हम आपसे बात करते हैं और बात ये है कि ऑफ कोर्स अभी हम लोग जो ब्यूटी सेगमेंट लेके चल रहे हैं और ना सिर्फ मैं एक नाज़रीन एक बात कहना चाहूँगी, इस वक्त साजिदा हैं बेस्ट अपने ज़रबत 20 ईयर इनको हो गए हैं, टीचर हैं, बाबर हैं, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं, अपना काम में बहुत ज़्यादा फनकार है जिससे मैं कहूँगी। और तमाम लोग इस वक्त सुन रहे हैं, जब हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग सांगर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुझे तो जगहों के नाम भी नहीं मालूम, कराची के गुलशन मेमार से भी ब्यूटिशियंस आएंगे। तो कराची हो या पाकिस्तान हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, किसी भी हिस्से से कोई ब्यूटिशियन समझती है उसको वो काम अपना जो है अपना काम प्रेजेंट करना चाहती है स्क्रीन पर, तो मोस्ट वेलकम। नंबर स्क्रीन पे 031582484704। हाथ से बना हुआ काम हो या आपका ब्यूटी सेगमेंट हो, किसी में भी अगर आप टैलेंटेड है, डिजर्विंग है, तो देन ज्वाइन विद अस। आपसे हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ज्वेलरी बनाती हैं ख़वातीन, कुछ हैंडमेड चीज़ें हैं, कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं और बहुत कशीदाकारी जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे काम करती हैं बच्चियाँ, बीट्स वर्क हैं। तो आप ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। हम बैठे हुए यहाँ पर और आप इंशाल्लाह हम तमाम ख़वातीन को, तमाम अपने यूथ को जो आगे आना चाहती हैं अपने काम के हुनर से, और यकीन करें हुनरमंद अगर आप लोग होंगे तो हुनरमंद पाकिस्तान होगा, जिससे हम लोगों को सबको एक बिजनेस मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन मोटिव है जो एज़ कम्पेयर टू आप एज ए एम्प्लॉय काम करें, इससे बेहतर अपना काम करें। अपना काम करेंगे तो हम लोग बूस्टअप होंगे, हम किसी के मोहताज नहीं होंगे। क्या बिल्कुल ठीक कह रही हूँ?
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपने काम को जो है ना आगे लेकर आए, जाहिर सी बात है एक हुनर होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए 20 साल माशाल्लाह हो गए, पता चला नहीं आप अभी भी माशाल्लाह स्मार्ट खूबसूरत लड़की लग रही हैं, ये भी बता दूं मैं। अच्छा जी, शेफ वाला रेडी हो गई, आ गई है जी। अच्छा, ये मैदान में छलांग लगाती है पता भी नहीं चलता, ये आ गई माशाल्लाह। देखे जी, हैदराबाद के मेहमानों, टीचर्स, देखें हम आपके लिए थैंक यू थैंक यू सो मच। देखें जी, ये इनके डिश हो गई है रेडी और आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अभी इंटीरियर से जो नुसरत आई थी, मतलब इंटीरियर से भी लोग आ रहे हैं, खेपरो से आई थी और शहदादपुर से, बहुत दूर दूर से लोग आना चाह रहे हैं। असल में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है ना, अपॉर्चुनिटी मिली उनको, वाकई इसको जो है ना जरूर इसको फॉलो करें। चंदा 2 मिनट रह गए, इनको जल्दी से ले आए, बस वो रह जाएगा। सॉन्ग रेडी कर लें, चले जी सॉन्ग रेडी करें। हाँ जल्दी जल्दी, चंदा आपका रह जाएगा। बाबर जरा सा क्विकली कर ले। एक्चुअली लाइव काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी थोड़ा सा नहीं, आप लोग हैदराबाद से आए, थोड़ा लेट हो गए, लेट भी हो गए, ये बहुत जरूरी होता है मेरी जान बाबर, थोड़ा सा जल्दी सुना। हम चाहेंगे सॉन्ग रेडी करें, हम इन्हीं से खुदाफिज करेंगे जी। कितना रह गया? बस ये हो गया जी, क्लोज दिखाएगा, ये आईलाइनर लग रहा है। और चलें जी, आ जाए खड़ी हो जाए गुड़िया जी। अच्छा जी, सॉन्ग रेडी रखें। साइदा आपका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आ जाए, आप भी आ जाए। साइदा आपका आने का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह काम करती रहे मेरी बहन। और हमारे पास और जी आ जाए, सॉन्ग रेडी। बाबर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सेंटर में आ जाओ गुड़िया, और टाइम इज क्लोज। सॉन्ग रेडी जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड बाबर आ जाए, छोड़ दें बाबर प्लीज, बाबर कम नहीं छोड़ दें बाबर जी, थैंक यू। सॉन्ग रेडी करें जी।